अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। पीछे कुछ और हो रहा होता है, यहाँ कुछ और हो रहा होता है, और पीछे वाली जो आवाज़ें होती हैं वो भी हमें सुनाई दे रही होती हैं। क्या हो रहा होता है हमारे साथ सुबह सुबह? मैं हूँ आपके साथ हलीमा जुल्फिकार, और मेरे साथ मौजूद है हुमायूं, ज़ैब, अब्बासी। पता क्यों देख रहा, जूते देख रहा था तुम्हारे, बस देखिए। थैंक यू सो मच। इट्स सो डिफिकल्ट, आई डोंट नो, बहुत अनकंफर्टेबल है। हाँ, हील बहुत लंबी है ना, तो और बहुत ही अनकंफर्टेबल, बहुत हाँ अनकंफर्टेबल। अच्छा, दूसरा ये कि अच्छा हुमायूं, आपके एक बाजू का क्या सीन हुआ है? पहले आप ये स्टोरी बताओ ना। मुझे लग रहा है कि वो खराब हो गया था, या अम्मी ने पहले ये धड़ बना लिया था, फिर एक बाजू बना लिया, फिर जब दूसरा बाजू की बारी आई तो ऊन खत्म हो गई, तो उन्होंने कहा कि कोई भी गोला जो है ना वो दे दो तो मैं उससे बना देती हूँ। ऐसा कुछ हुआ? नहीं, ये पता, देखो आपने मुझे कहा था ब्लैक ड्रेस पहनूंगी, यही कहा था। जूते मैंने आपसे पूछा, आपने कहा ग्रे, तो मेरे पास ग्रे कुछ नहीं था, तो मैंने बाजू ग्रे कर लिए जूतों के साथ। बहुत लेम स्टोरी थी, very lame and very cheap and very यार ये it's a style and I would like to tell people ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो का ब्रांड है जो मैंने हमें क्या पता, हमें क्या पता, तो पागल झूठ बोल लो, किसी क्या पता, किसी क्या पता, बोल लो। बट ये माय ग्रैंडमदर ब्रॉट दिस, और मेरी नानो मेरे लिए लेकर आई थी, और मुझे बहुत पसंद है ये वाली स्वेटर। हाँ, यहाँ तक अच्छी है, सिर्फ यारी बाजू अच्छी है वाली, या सिर्फ यहाँ कर लो या ये कर लो, मतलब अलग अलग। यार आप लोग बताइए, मुझे हमेशा बुली करती है, लेकिन आप लोग बताओ कैसी लग रही है? It doesn't look nice। कैसी लग रही है बताएं। अच्छा, लग रहा है ना ऐसे आप लोगों ने कॉल करके बताना है कि लग रहा है कि हुमायूं का जो बाजू है वो किसी अलग चीज का है और यहाँ पे से फिट इन किया गया, या नहीं लग रहा है? ये मुझे लग रहा है, आप लोग बताएं। हाँ, लग रहा होगा। अच्छा, मैं आपको बड़े मजे की बात बताऊँ, मैंने वीकेंड पे जो है वो कॉन्सर्ट अटेंड किया, आतिफ असलम का, बड़ा मजे का कॉन्सर्ट था। और आतिफ असलम से हमें आप क्यों बता रहे हो? हमें कोई इंटरेस्ट नहीं आपका वीकेंड स्टोरी। आपको कौन बता रहा है? मैं तो अपने प्यारों को बता रहा हूं। भी नहीं है इंटरेस्ट है, हम क्यों सुने कि वो जानना चाहते हैं क्या किया है। आपकी गाना पर्सनल लाइफ है, हमें पता लग गया कि आपने किया है, क्योंकि आपके जितने भी इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हैं उन्होंने देख ली होगी स्टोरी। हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है ये सुनने में। हमारे पास किसेट में है ये गाना, फोनों में भी अब सबके मौजूद है, तो हम क्यों सुन रहे हैं? नाराजगी हसन भाई नहीं आए अभी तक, इसलिए ये हो रहा है मेरे सोने, उनको को आ जाए मेरी। अच्छा जी, हुमायूं कोई बात सोच के आए यार, बोर कर रहे हो आप यार? इतना अच्छा गाना गा रहा था मैं यार, वो आतिफ असलम गाए तो अच्छा लगे भी यार। आतिफ ने मुझे कहा भी है, पता है, मुझे कहा भी था कि ये वाला लड़का, ये इसमें टैलेंट है, इसको ऊपर लेकर आओ। और पर हलीमा एक बता, बड़े मजे की बात है यार, एक चीज मुझे बहुत बुरी लगी। एक होते दो टिकट्स थे, एक थे सिल्वर टिकट्स और एक थे वीवीआईपी टिकट्स, ठीक है? नहीं, एक थे वीआईपी टिकट्स, सिल्वर टिकट, और एक वीवीआईपी टिकट्स थे। हलीमा, डिस्क्रिमिनेशन ऑन लेवल थी, मतलब जैसे कि अगर वीवीआईपीज जो है ना, वीआईपीज जो है वो यहाँ पे थे, आतिफ असलम ये गा रहा है और ये यहाँ पे थे, ठीक है सारे। और हलीमा एक ग्राउंड का डिस्टेंस, उसके बाद एक ग्रिल लगी हुई है उसके पीछे सिल्वर। लेकिन मैं पता है, मैं इसको गलत नहीं समझती, मैं इसको गलत नहीं समझती। उसकी रीजन है कि हमारी जो आवाम है जो कॉन्सर्ट्स अटेंड करने जाती है, वो बहुत दफा इस तरह की हरकतें करती है कि लोग मजबूर हो जाते हैं उनको ग्रिल से परे रखने में। पर नहीं, वो जेलर्स लग रहे थे कैदियों के लिए। क्योंकि अभी आप लोगों ने शायद इंस्टाग्राम पे देखा भी हो, फरहान सईद का कॉन्सर्ट हो रहा था और वो झुके हुए थे, आगे जो भी फैंस उनके थे उनसे हाथ मिलाने के लिए, इस तरह से वो झुके हुए और सबसे हाथ मिला रहे, तो किसी ने उनकी ग्लासेस उतार लिए। एक लड़का है जिसने हाथ इतना ऊपर किया, हुमायूं टाइप उसका कद है, और उसने उनकी ग्लासेस उतार ली हैं, और वो आगे से कह रहे हैं कि मेरी ग्लासेस, एंड पीपल आर मेकिंग फन ऑफ इट। हा, दिस इज नॉट फनी, दिस इज वेरी एम्बैरेसिंग। आपको ऐसे नहीं करना चाहिए यार, मतलब ये अच्छी बात नहीं है। फिर एक बंदा आपको कहता है कि आप परे हो जाओ, इन लोगों को ग्रिल से पीछे रखना, और फिर जो कॉन्सर्ट की इंतजामिया होती है उसको भी ये कहा जाता है कि भाई ये मेरे करीब किसी को नहीं आने देना, तो फिर आपको बुरा लगता है कि आग लगाओ आप लोगों को इस तरह से करते हैं। आप खुद इस तरह की हरकतें करते हैं। मुझे हंसी आ रही थी, इट वाज नॉट नाइस, मुझे नहीं अच्छा लगा, मुझे लग रहा था कि अच्छी बात नहीं है, पता नहीं, मुझे नहीं अच्छा लगा। हुमायूं मेरी बात सुनो, ठीक है? आप जिंदगी में, अल्लाह करे आपको अल्लाह ताला इतनी कामयाबी दे, आप जिंदगी में किसी ऐसी जगह पहुंचे हुए हो, ठीक है? लोग आपके पास आए, आपसे मिलने के लिए आए, आपने ग्लासेस लगाई हुई, आपने जैकेट पहनी हुई, लोग आपको कोई ग्लासेस उतार रहा है, कोई जैकेट खींच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई, तो आप भी दे दूं यार? मुझे लिटरली आई एम लाइक दैट ना, तुम्हें तो पता है मेरा, मुझे कहीं ग्लासेस आई विल गिव इट। अच्छा, चलो आपको मिली हुई हो,
पीआर पे मिली हुई हो, अगले बंदे ने आपको कहा वो आपने वापस करनी है पहन के, तो फिर ऑब्वियसली आप नहीं दे सकते ना। मतलब आप सोचो कि आपको क्या क्या चीजें मजबूरियां होती हैं, तो आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ बिहेवियर। हमने कहा था पिछली बार माँ की, और थैंक यू सो वेरी मच, हमें नहीं पता था वो माँ वाला शो इतना आप सबको अच्छा लगेगा। और उसके बाद बहुत कम ऐसे शोज होते हैं जिसमें हम फीडबैक जो है वो हमें बाद में भी मिलता रहता है। अच्छा, आपको हुआ कि बाद में सरप्राइज, मैं जिस डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर समाविया यहाँ पर आई भी हैं यार, डॉक्टर समाविया ने मुझे खड़ा किया, हेयर स्पेशलिस्ट। हाँ, और डॉक्टर समाविया ने मुझे कहा कि आपने मुझे, यार रुके मैंने आपको बताया, शी वॉज प्रेजिंग आवर शो, कहती है मैं रुक के देखती हूँ तुम्हारा शो, कहती है मुझे इतना मजा आता है। और वो कॉलर का नाराज हो रही थी, उन्होंने कहा मुझे कॉलर पे बड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा वैसे बता रहा हूँ कि, उन्होंने कहा, मैंने कहा कौन से कॉलर पे, कहते वो कह रहे थे कि आप जो सवाल है वो उनको पूछते नहीं देते, आप उनको पूरी डिटेल नहीं बताने देते, और आप बड़ी संजीदा बात हो रही होती है आप कोई जोक मार देते हैं। उसने कहा बात सुने, उनसे ये कहना कि क्लिनिक नहीं है, ठीक है, आपका शो हम लोग देखते हैं इसलिए कि इट्स नॉट अ क्लिनिक। डॉक्टर समाविया जैसी है ना, वो ये बातें कह भी सकती है। हाँ, तो वो कहती है कि कोई क्लिनिक नहीं है, कहती है क्योंकि आपका शो देखते हैं इसलिए कि इन्फॉर्मेशन एंटरटेनमेंट दोनों होती है। और कहती है अभी कोई सवाल हो इतना मजे करे, कहते हैं हम डॉक्टर्स भी हंस पड़ते हैं, कहती है मैं आपके शो पे इतनी संजीदा पर्सन हूँ, कहती मैं हंसती रही हूँ, और कहती है मुझे इतना लोगों ने कभी गौर से नहीं सुना जितना आपके शो पे सुना, क्योंकि यू वर जस्ट मेकिंग जोक्स आल्सो एंड इट वाज फन। और हम जो उसे रिलेटेबल बनाते हैं ना, मेरे ख्याल से वही हमारी खासियत है, तो उसको हमसे छीनने मत प्लीज, कि खासियत जो है ना वो आप लोग भी शायद हमें इसीलिए देखते हैं, वरना इस वक्त चैनल्स की भी भरमार है और मॉर्निंग शोज की भी भरमार है, तो कोई ना कोई तो वजह है ना कि आप लोग हमें देख रहे हैं और उनको नहीं देख रहे, तो शायद यही वाओ फैक्टर है। वाओ फैक्टर। आई एम सो सॉरी, आप लोगों की एक और कंप्लेंट थी जो मुझे इंस्टाग्राम बहुत बार आ रही है, और इंस्टाग्राम में व्हाट्सएप पे भी आप मुझे भेजते हैं, स्नैपचैट भी भेज रहे हैं, और फेसबुक पे मुझे आपने भेजी है, वो ये है कि मैं हलीमा को बहुत देखता हूँ। मैं इसलिए देखता हूँ क्योंकि जब वो बात कर रही होती है तो मुझे बड़ा अजीब लगता है मैं कैमरे को देखूं, तो मैं भी ऐसे ही देख रही होती हूं। एवरीबॉडी सेइंग कि आई लुक एट यू अ लॉट, कहते आप बहुत देखते हैं हलीमा को। मैंने कहा बिल तो ना उसका आ रहा है ना आपका आ रहा है, हाँ, तो कोई बात नहीं। अच्छा खैर जी, हम लोग जब फ्राइडे को हम गए थे तो हमने ये बात की थी कि हम वो वाला जो शो है वो हम मदर्स को डेडिकेट करेंगे, क्योंकि अगर दोनों पेरेंट्स को कर दिया जाए तो फिर मुकाबला काफी टफ हो जाएगा, लोग किसकी स्टोरी सुनाएंगे। और मंडे का जो शो है वो हम फादर्स को डेडिकेट करेंगे कि आपके जो बाबा है उनके साथ आपने अपनी कोई मेमोरी शेयर करनी है, कि आपको क्या याद है, वो किस तरह से कोई ऐसी उनकी खास बात, उनका कोई ऐसा खास जेस्चर, उनकी खास कोई डांट या डांट के अंदर कोई अल्फाज जो आप लोगों को याद हो। तो हुमायूं आप पहले आप बताएं। पहले मैं बताऊं यार, मेरे वालिद साहब के साथ मेरा बड़ा आई विल, पता नहीं क्यों शायद नेगेटिव कॉन्नोटेशन में ना चला जाए ये बात, लेकिन मेरा बड़ा कोल्ड रिलेशनशिप है। कोल्ड रिलेशनशिप इसलिए कि मैं अब्बास से बड़ा एक डिस्टेंट है मेरा, ज्यादातर लड़कों का होता हाँ, है। मेरी माँ के साथ बहुत अटैचमेंट है। मेरे अब्बा के साथ थोड़ा सा एक वक्फा इसलिए है क्योंकि अब्बा से हम बड़ा डरते हैं, ठीक है। अब्बा हर बात पे एक जवाब देते हैं, नहीं नहीं। मैंने कहा अब्बू चला जाओ, नहीं। अब्बू ये कर लो, नहीं। अच्छा, अगर अब्बू के नहीं कहने के बावजूद अगर हुमायूं ये सब कुछ करते हैं ना, कि हफ्ते के 2 दिन वीकेंड होता है और उनमें से भी ना दोपहर का खाना घर खाते हैं, ना सुबह का नाश्ता घर करते हैं, ना शाम तो मुझे घर से निकालूं, तो फिर मैं तो उन अब्बा से मिलना चाहती हूं। मुझे घर से निकालूं यार, तुम क्या कर रही हो? तुम लड़की हो ना, तुम घर रहे हो। लड़के जो है वो बॉयज होते हैं, वो घूमते फिरते हैं। नो, ऐसा नहीं है कि मुझ पे कोई वो है रिस्ट्रिक्शन है या समथिंग लाइक दैट। आई एम अ वेरी, तुम खुद नहीं जाती, तुम शादीशुदा हो, शादी से पहले जाती तुम। अच्छा नहीं, झूठी, इतनी झूठी, बहुत झूठ बोल रही है, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन एंड आई लव टू स्पेंड टाइम विद माय फैमिली। जो चाहे मेरा ससुराल बाहर भी जाती हो, तुम शादी से पहले बाहर जाती थी, मुझे पता नहीं, ऐसे कह रहे जैसे मैं इसके साथ जाती थी। मुझे अकबर ने बताया, अकबर ने, अक्की तो मेरे से मिला ही अपनी शादी से 10 दिन पहले। पर देखिए बात सुने, मुझे एक बात बताएं, आपको 2 दिन बिल्कुल ये नहीं कहेगा कि मैं यार तुम, अच्छा एक सेकंड, तुम इसलिए घर रहती, तुम्हारे बहुत ज्यादा बहन भाई हैं। मेरे बहन भाई नहीं है ज्यादा यार, मेरी बहन है मुझ में तकरीबन 15 साल का डिफरेंस है, 15 इयर्स डिफरेंस, दैट्स अ लॉट। हम कुछ ऐसा नहीं है कि मेरे बहुत सारे बहन भाई हैं तो मैं घर रहती हूँ। आई लव स्पेंडिंग टाइम एट माई होम। अच्छा, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, पर क्योंकि मेरे दोस्त भी बहुत ज्यादा और मुझे मजा आता है उनके साथ घूमने फिरने में। अच्छा सुनो तो सही ना, मैं तुम्हें बता रहा था, अब बाबा का एक तो ये कि बाबा हर चीज में ना करते, और दूसरा बाबा का सबसे मजे की बात ये कि बाबा ख्याल बहुत रखते,
वो ना अंदर प्यार रखते हैं और उनके ना किसी जेस्चर्स में से ना प्यार नजर आता है। होते हैं ऐसे लोग। वो आपको जैसे आपको कुछ काट के दे दिया, फ्रूट काट के दे दिया, बेटे खा लो या समथिंग लाइक दैट, वो बोलते नहीं है कि he does not, अच्छा उनको मीडिया ना इतना पसंद नहीं, ऑफ कोर्स ठीक है। वो जो आप सबको मैं बताने लगा था काकी रिश्तेदारी में, शुक्र है चुप हो गया, तो उनको नहीं था पसंद ना। तो हुआ ये कि एक बार किसी खानदान वाले को ना, आई वाज स्टैंडिंग, ही डिड नॉट नो, मैं आ गया ना, मैं बाहर से आया, तो कहते हाँ माशाल्लाह मेरा बेटा मॉर्निंग शो, अच्छा एक सेकंड मैं आपको यूट्यूब पे लगा के देखता हूँ। मैंने कहा ओए मेरे अब्बू भी दिखाते हैं, दैट्स वेरी स्वीट ऑफ हिम कि वो दिखा रहे थे। पर यहाँ पे हम थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और हमने हलीमा से पूछना है कि हाउ इज हलीमा रिलेशनशिप विद हिज फादर। और फिर आप लोग लंबा हो जाएगा, शो खत्म करना चले रहने दे फिर हम लोग हम शो के बाद वापस आएंगे और हलीमा से पूछेंगे और फिर मैं भी आपको बातें बताऊंगा बड़े मजे की अब्बा के हवाले से। आप लोग भी कर सकते हैं बातें बहुत सारी, आज हम करेंगे बातें और गपशप, लेकिन यहाँ पे लेंगे छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहें। जी वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले हम क्या बात कर रहे थे? बाबा का बताओ ना। बाबा का बताऊं, क्या बताऊं यार? शॉर्ट बताना, मजे का बताओ कि सुनना है, सबने सुनना है, सब इनकार करते हैं कि हलीमा क्यों नहीं बताती, कुछ मजे की बात बताओ। बाबा मेरे बहुत ज़्यादा केयरिंग है, बहुत ज़्यादा। मैंने अपनी ज़िंदगी के 27 सालों में से मेरे ख्याल से कोई 20 साल उनके हाथ का नाश्ता किया है बना हुआ, और बहुत ज़्यादा जब मैं खूबसूरत लग रही होती हूँ तो मुझे एकदम देखते हैं और फिर कहते हैं नहीं मैंने नहीं देखना, नज़र लग जाएगी। तो ये तकरीबन 27 साल में एक बार ही किया है। he has kind of a relationship with me, that kind। मतलब सब सिबलिंग्स के साथ मुझे लगता है मेरे बाबा तो तारीफें नहीं करते मेरे बाबा बहुत तारीफें करते हैं, यू कांट इवन इमेजिन। बहुत ज़्यादा मेरे बेटे को नज़र लग जाएगी, कुल पढ़ लो, आयतुल कुर्सी पढ़ लो, ये नहीं करो लिटरली। और मेरे जो बाबा हैं वो, हम 5 बहन भाई हैं, 4 बहनें और 1 भाई है, तो शायद सबको हम में से लगता है कि बाबा मुझसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। हाँ, मतलब कुछ लोग होते हैं जिनका पता लग जाता है, जैसे मेरी मामा है, उनका पता लग जाता है कि वो सबसे ज्यादा प्यार मोहम्मद से करती हैं। हाँ। और फिर रनर अप मैं हूँ। सर पे चीज मार दो तो रोई तो नहीं तो लेकिन बाबा का पता नहीं लगता कि किससे सबसे ज्यादा करते हैं। हर किसी से ऐसे ही करते हैं कि उसको लगता है कि सबसे ज्यादा उससे करते हैं। अच्छा, और मेरे बाबा का बड़ा एंड ही इज वेरी इमोशनल, ही इज वेरी vocal about his love. My father is also very vocal about things. He's very vocal. मतलब no, about his love for us. अच्छा नहीं, हमारे अब्बू is vocal about things. मतलब वो कोई भी चीज होगी वो फौरन बताएंगे, चीज अच्छी नहीं लगी, और आपको अब्बू के जेस्चर से पता चल जाएगा कि, और अब्बू ना बस ऐसे ऐसे देखते हैं ना, अच्छा बचपन में थोड़ा मतलब डर वाला फैक्टर ऑब्वियसली था और होना भी चाहिए फादर का, लेकिन अब उस तरह से नहीं है। अब बिल्कुल इट्स लाइक मोर ऑफ काइंड ऑफ फ्रेंड्स, और जिस तरह वो हमें डांट रहे होते हैं इसी तरह हम भी उनको डांट लेते हैं, सब कुछ हो जाता है बीच में। मैं जिस दिन डांटूंगा ना उस दिन ये कोनी ना वो मेरे गर्दन में मार के अच्छा जी, हम लोग अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग भी कॉल करके हमें बता सकते हैं, एक तो हुमायूं के स्वेटर के हवाले से और दूसरा अपने फादर के हवाले से कि उनके साथ आप लोगों का रिलेशनशिप कैसा है। और वो कहते हैं ना, पिछले दिनों में एक सुन रही थी एक इंडियन रैपर का, वो कह रहे थे कि लोग कहते हैं कि जब माँ घर से चली जाती है तो घर खाली हो जाता है, लेकिन जब बाप चला जाता है ना तो दुनिया खाली हो जाती है। तो आप को अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आपके फादर्स आपके सर पे मौजूद हैं और उनकी कदर करें और उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उनका साया जो है आपके ऊपर सलामत रखे, क्योंकि बाप नाराज होता है ना तो अल्लाह मियाँ कहते हैं नाराज हो जाता है। तो इसलिए कोशिश करें कि उनको खुश रखें, जितने भी लोग हैं उनको खुश रखने की कोशिश करें। माँ बाप को आपसे कुछ नहीं चाहिए होता सिवाय प्यार, मोहब्बत और इज्जत के। हम जी अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। हम आज आप लोग देख रहे होंगे कि बहुत सारी छोटी छोटी पेंटिंग्स हमारे सामने मौजूद हैं और कुछ बड़े कैनवसेस भी हैं जो अभी कैमरा जो है वो थोड़ा वाइड होगा तो आप लोगों को नज़र आना शुरू हो जाएंगे। मुझे बड़ा अजीब लगता है पाकिस्तान में ये देख के कि बहुत सारे बहुत ज़बरदस्त पेंटर्स जो
है वो उनको उस तरह से रिकग्निशन नहीं मिलती। लेकिन हुमायूं आज मेरे साथ डिस्कस कर रहे थे कि कुछ पेंटर्स ऐसे भी होते हैं जो यूं फेंक के कैनवस पे कहते हैं कि ये एब्स्ट्रैक्ट है और इसको 2 लाख का आप ले लें और फलाना ले लें और ढमकाना ले लें, क्योंकि उनको 4 लफ्ज़ इंग्लिश के बोलने आते हैं और वो कहते हैं हम यूके से पढ़ के आए हैं, तो लोग उनकी हलीमा लेने के लिए तैयार तुम्हें गलत करता हूं बातें बता के मैं तैयार हो जाते। नहीं हुमायूं ऐसा होता नहीं है। तो पता मेरी अम्मी ने वैसे बहुत ज्यादा वो तंग हुई है, वो कहती तुमने क्यों बताया, कहती क्योंकि लोग सोच रहे हैं पागल है मारस की कहती मैंने मुझे एक्सप्लेन किया कि क्यों करती है, आपने जो किया कहती मैं बता रही हूं, कहती इससे कहती पता नहीं क्या होता है। मैंने कहा अम्मा हाँ बस रहने दे। तो जी पेंटिंग्स के हवाले से भी इसी तरह है कि बहुत सारे बहुत ऐसे लोग जिनके पास बहुत टैलेंट मौजूद है वो पाकिस्तान में मौजूद हैं, और इसी तरह के टैलेंट से हम आप लोगों को मिलवाने की हमारी कोशिश होती है ताकि आप लोग उनको जानें और इस प्लेटफॉर्म से उनको वो रिकग्निशन मिले जो अभी तक उनको नहीं मिली। इसी तरह की खूबसूरत सी प्यारी सी लड़की हमारे साथ मौजूद है, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त पेंटिंग्स बनाती हैं और वो अभी एक एक करके हुमायूं आप लोगों को दिखाएंगे भी इंशाल्लाह। तो हमारे साथ मौजूद हैं जी ज़ैनब मंजूर। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम, आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ैनब कितने बजे उठती हो सुबह? व्हाट? ज़ैनब कितने बजे सुबह उठती हैं? ओके, सुबह मैं यूजुअली थोड़ा सा कौन सा सवाल था मेरा, खुद त्राह निकल गया कि मैंने कुछ सही पूछा है ना। कितने बजे सुबह उठती? मैंने सुना नहीं। हाँ तो सुबह मैं यूजुअली लेट उठती हूँ। हम लोग कराची के हैं एक्चुअली, तो ओह बस कहने की जरूरत नहीं, सोते भी लेट हो गए। लेट टू बेड लेट टू राइज। लेकिन हम लोग 5 मंथ से इधर इस्लामाबाद में हैं, तो बस अब आदत हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। नहीं सिखाया आपको हमने अभी तक, 10 बजे हम सब कुछ बंद कर देते हैं। हाँ एग्जैक्टली, हम तो बिजली भी बंद कर देते हैं। नहीं होता, अब गैस बंद कर देते हैं, गैस बंद हो रही है, लेकिन अब ऐसा भी नहीं होता। अब इस्लामाबाद में why did you move from Karachi? for my husband's job, for the sake of my husband's job actually. तो अब ये है कि हम लोग लेट नाइट निकलते थे, हम लोग वहाँ पे निकलते ही लेट नाइट थे। अब यहाँ लेट नाइट निकलते हैं तो कुछ होता ही नहीं है, सब बंद पड़ा होता है। अच्छा मैं आपसे पेंटिंग के हवाले से पूछूंगा तो सही, बट मुझे सबसे पहले दिल चाह रहा है आपसे सवाल पूछूं। बड़ी काकी सी हैं, आपका मियाँ भी बड़ा काका सा है, बड़ी जल्दी आप लोगों ने शादी कर ली। डू यू थिंक इट्स गुड टू गेट मैरिड अर्लियर? नहीं, इट्स नॉट अर्लियर एक्चुअली, इट्स अ वेरी कॉम्प्लीमेंट, गुड कॉम्प्लीमेंट आई वुड से कि हम लोग छोटे लगते हैं, है नहीं? नहीं यार, अभी जो आपकी उम्रें हैं ना, अगर आप हमारी असली उम्रें पूछ लेते तो। हमारी असली नहीं, आपकी। What do you mean? तुम्हारी भी असली काफी है माशाल्लाह। मेरी 27 है भाई। हाँ तो मेरी 24 है, तो क्या फर्क पड़ता है। चले ठीक है, मूविंग ऑन। आप मुझे बताएं ये शुरुआत कहाँ से हुई? बचपन से शौक था, जैसे मेरी बहन को एप्पल, नहीं अब तो पेंटिंग की बात कर रहा हूँ। तो एप्पल बनाती है वो, तो कहती है देखिए मेरा एप्पल बड़ा डिफरेंट है, इट्स डिफरेंट कलर एप्पल, स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगनिंग शी यूज्ड टू मेक स्केचेस, वाज लाइक दैट, इट वाज पहले ऐसा ही था? क्वाइट सिमिलर, यस, शुरू से ही था। लेकिन अगेन हमारे घर में बड़ा फोकस जो है वो स्टडीज़ पे था, बहुत ज़्यादा था, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा। आई एम मास्टर्स इन अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स फ्रॉम एनईडी यूनिवर्सिटी कराची, सो आई एम अ राइटर एज वेल। और मेरा जो था वो शुरू से मेरे फादर का यही था कि अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हों, अच्छी स्टडीज़ हों, डिग्रीज़ हों, ये सब। तो ही हैज़ंट अलाउड मी इन अप टू दैट एक्सटेंट पेंटिंग्स करने के लिए। अच्छा। लेकिन थैंक्स टू माय हस्बैंड कि सब जो अभी आप देख रहे हैं ये सब मैंने शादी के बाद किए हैं। क्या बात है, आप जरा तो मनाएंगे। अगर एक बात मैं आपसे कहूँ, आप इजाजत देते अपने हस्बैंड को बैठने की, बेचारे इस वक्त से खड़े हुए, आपकी इजाजत की? आप कहते हो उन्हें बैठने के लिए, बेचारे खड़े हुए, बड़ा आप डरते हैं आपसे। यार हमारे पास काफी जगह है, सिटिंग स्पेस है यार, आप तो मोहब्बत में मुब्तला हैं। ज़ैनब, बहुत सारे बच्चे जो है ना वो ये चाहते हैं कि अगर उनको ये शौक है और पढ़ाई भी साथ साथ लेके चलनी है तो ये कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, पेरेंट्स अगर चाहते हैं कि आप पढ़ो तो अच्छी बात है, लेकिन उनको ये होता है कि हम फिर वही सब्जेक्ट्स रख लें, लाइक फाइन आर्ट्स रख लें या रिलेटेड टू उससे रख लें ताकि थोड़ी हेल्प मिले, क्योंकि ऑब्वियसली फाइन आर्ट्स जब आप रखते हो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में या उसके बाद, तो आपको बहुत सारी चीज़ें लर्निंग प्रोसेस में सिखाई जाती हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है, एंड इट्स द बिगेस्ट रिग्रेट ऑफ माई लाइफ एक्चुअली कि आई शुड हैव टेकन द स्टैंड बाय देन कि मुझे फिर वो चीज़ हेल्प आउट करती। लेकिन फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली मैंने अपना जो है वो डिग्री में ही बड़ा अच्छा सक्सेस भी लिया है। मैंने इंटरनेशनल मैगजीन्स में अपने आर्टिकल्स पब्लिश किए हैं। इट्स माई फर्स्ट डेब्यू बुक एंड माई सेकेंड इज़ कमिंग आउट soon. Yeah. और ये आर्टिस्ट के हवाले से मैं ले लूँ? जी मैंने इसका नाम आर्टिस्ट ही रखा है for the sake of my love of art. ज़ैनब, आपकी बात सुनते मुझे ये थोड़ा एहसास हुआ कि कभी-कभी कुछ चीज़ें जिस वक्त में होती हैं वो ज़्यादा बेहतर होती हैं। बिल्कुल हो सकता है कि जब वो टाइम था, it was not the right time for you, और अब आपके लिए सही वक्त है। And hats off to you. वो कहाँ गए? वो बैठे हैं।
आपके हस्बैंड को कुडोज टू हिम कि ये सपोर्ट सिस्टम वो आपका बने और आज आपके साथ जिस तरह शाना पे शाना खड़े, आई वुड लाइक टू टेल ऑन स्क्रीन एज वेल। मैं बताऊं आपको कि माशाल्लाह इनके साथ आए हैं, सारी सेटिंग उन्होंने की है कि कैसे करते हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है और अल्लाह ताला ऐसे सलामत रखे और आपका शौहर ऐसे ही आपकी मदद करता रहे। मैं अगर आपके साथ साथ अगर मैं पेंटिंग दिखा दूं, मुझे मेरा बड़ा शॉट बना देते फिर आप कहेंगे गर्दन या ये जो फर्स्ट पे आपने लिखा हुआ है ये किसके लिए? एक्चुअली ये मैंने अपने हस्बैंड को फर्स्ट कॉपी दी थी उनका बर्थडे पे, तो ये वो फर्स्ट कॉपी मेरे पास है, बाकी सब मेरी सेल आउट हो गई हैं। ये इन्होंने अपने हस्बैंड के लिए एक थैंक यू नोट लिखा हुआ है फर्स्ट पेज पे। आई थिंक लेट इट बी। नहीं लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा है बिकॉज़ बहुत सारे लोग जो है ना, अच्छा टर्न आउट द पेज एंड यू विल सी इट्स पब्लिश्ड। आपकी अम्मी के लिए भी है। No, on the first page it's dedicated to the man I love. It's written on first page. So that's very nice, क्योंकि आप अपनी कामयाबी अगर किसी को उसका सेहरा पहनाओ ना कि हाँ भाई आपकी वजह से हुए, तो अगले बंदे का भी दिल बढ़ता है, आपकी कामयाबी तो रहती है साथ में। ये देखें, यही पढ़ना है मैंने। मैं पढ़ूंगा नहीं, ऊंचा पर मैं पढ़ूंगा। ओके ज़ैनब, तो पेंटिंग्स के हवाले से बात करना शुरू करते हैं। ये पेंटिंग जो है वायलेंट है, वेरी स्वीट, व्हाई कांट आई रीड इट? क्यों इतना प्यारा तो है ये, पर्सनल है थोड़ा सा, ब्लश करेंगे दोनों वो। पर ये मेरा ख्याल है इससे खूबसूरत नोट मैंने कभी नहीं पढ़ा। इट्स अ ब्यूटीफुल नोट, पीपल शुड नो इट। इट्स द फर्स्ट कॉपी, मेरे पास एक्चुअली कोई दूसरी कॉपी बची नहीं है, ऑल सेल आउट हो गई है। पर ये आपका पर्सनल नोट है इसलिए हम उसको नहीं जाहिर करेंगे, लेकिन खूबसूरत नोट है। बहुत अच्छा, बहुत। इसके पीछे थ्योरी क्या है? कहा कि जाता है पेंटर्स के बारे में कि हर, जैसे मैं इसको देखूंगा तो मैं इसको किसी तरह और एज्यूम करूंगा, मैं इसको डीकोड किसी और तरह करूंगा, लेकिन आपने किसी और साइकोलॉजी, किसी और थॉट प्रोसेस से बनाया होगा। उसमें क्या है आपके थॉट प्रोसेस में? क्या है एक्चुअली मुझे विंटेज और ये रस्ट और डस्टी थिंग्स जो हैं वो आई डोंट नो, आई एम वेरी कीन टू दैट। बिल्कुल अपील करती हैं मुझे बहुत ज़्यादा। इवन दो मुझे इस तरह से रेनोवेट हुए हुए घर भी नहीं अच्छे लगते हैं जहाँ पे स्पाइडर वेब्स होते हैं या जो ब्रिक्स टूटी हुई होती हैं, वो मैंने शादी से पहले ज़्यादा अच्छे लगते हैं। बिल्कुल मुझे वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं बिकॉज देयर आर सो मेनी स्टोरीज बिहाइंड दैट। वो कितने लोगों ने वहाँ रहा होगा, कितने लोगों की वहाँ पे स्टोरीज होंगी। तो ये वाला सीन है कि ये भी जो है वो कुछ इसी तरह का कॉर्नर है किसी स्टोर रूम का जहाँ पे पुरानी रस्ट वाली जो है वो बुक्स पड़ी हुई हैं, लाइक डस्टी। और अब तो कैंडल का भी इतना रवाज नहीं रहा, इसमें कैंडल्स वगैरह भी हैं और एक कपड़ा है, दिया भी जल रहा है। दिस इज द दिया। No, this is not दिया। a diya. This is diya, right? It's a candle stand. कैंडल स्टैंड, ओके। और ये वॉयलिन है। अच्छा, मैं आप जब ये बता रही थी कि आपको ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो साइकोलॉजी में, बिकॉज आई हैव रेड साइकोलॉजी वेरी वेल, इट इज़ रिलेटेड टू योर पर्सनैलिटी एज वेल। जब आपको ऐसी चीज़ें पसंद होती हैं, देयर इज़ ऑलवेज, ऑफ कोर्स आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन इट क्या होता है, लेकिन इसके पीछे एक साइकोलॉजी होती है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसे। मैंने अक्सर पेंटर्स को देखा है, वो हमेशा अपनी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करते हैं अपनी पेंटिंग में, चाहे वो जितनी कोशिश करें कि वो डिमांड पे बनाए, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी पर्सनैलिटी की झलक नजर आना शुरू हो जाती है। This is what art is actually. अभी ये जो आपने बनाया, जो मैंने बिल्कुल इसको अपनी सीट पे बिठा दिया आंटी को, ये इसका जरा मुझे आप अगर अच्छी लग रही है। हाँ, actually it's this painting is adoring black beauty, black woman, जो कि हमारे यहाँ बड़ी ही you know उनको हम ब्यूटी के लास्ट लेवल पे रखते हैं, ब्लैक वुमेन को, ब्लैक कलर को। Okay. So yeah. तो आप इसे कैसे रिप्रेजेंट करिए कि she looks beautiful, because to my understanding कि ये बड़ी thin भी है। Whether it was a little chubby woman तो would have been, I don't know, पता नहीं। It's just the beauty, you could say, like इसके जो कपड़ों पे भी different colors हैं। We often say especially in our Asian culture कि आप काले आपके ऊपर ये कलर नहीं अच्छा लगता, आप सांवला पे ये कलर नहीं अच्छा लगता। So we often you know listen दो here। चीजें नजर आ रही है मुझे आपकी पेंटिंग में। एक, आप हलीमा ने जो आपसे सवाल पूछा बड़ा खूबसूरत कि आप वो पुरानी चीजें जो है विंटेज नजर आ रही हैं, एट द सेम टाइम कुछ समथिंग ऑपोजिट व्हिच इज कलर्स। आपने विंटेज भी दिखाया वहां पे, जब मेरा हलीमा के दोनों में सवाल आ रहा था। कलर के एक शॉल भी है जो पर्पल कलर की है, इट वुड हैव बीन अ वेरी पेस्टल कलर, बेज कलर हो सकता था। इधर भी देखें, आपने रंगों के साथ खेला है। दो मुख्तलिफ पर्सनालिटीज आपकी जो है ना, मुझे आपकी पेंटिंग्स में नजर आ रही है। वन इज दैट व्हिच लाइक्स द ओल्ड एंड दीस थिंग्स, एंड देन कम्स द कलर्स। कितना तेज हो ना वो। yeah, kind of. Yes, but actually कलर्स तो फिर डालने, हमने कलर्स तो दिखाने हैं, वही तो हमें दिखाता है। लाइक ये भी डार्क रूम है, वो डार्क वुमेन है, तो उसमें से कलर्स निकाल के ही तो हम दिखाएंगे ना, जो कलर्स किस तरह से यू नो हार्मनी क्रिएट करते हैं।
अच्छा ज़ैनब, जिस तरह मैंने शुरू में जिक्र किया कि बहुत लोग जो हैं वो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट बनाते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट आर्ट का हर किसी का, जिस तरह हुमायूं ने भी कहा कि हर कोई उसको अपनी तरह से लेगा, उसकी अंडरस्टैंडिंग अलग होगी, हुमायूं की अलग होगी, मेरी अलग होगी, आपकी अलग होगी। अब एक कैनवस है जिसके ऊपर ऐसे ब्रश से कुछ छींटे मारे हुए हैं, स्ट्रोक्स, है ना, कुछ स्ट्रोक्स हैं, कुछ छींटे हैं, कुछ पता लग रहा है कि बिल्कुल ऐसे करके ना ये इस तरह किया हुआ है। और उसके बाद वो बंदा जो है ना कह रहा है कि जी ये तो मेरा एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है और उसकी कीमत इतनी ज़्यादा है। अदर देन कंपैरेटिवली कि आप लोग जो है वो इतनी मेहनत करते हैं एक फन पारा तैयार करने में, और उसको जो है सराहा नहीं जाता उस तरह से, तो आपको क्या लगता है कि ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि आप अपनी एग्जीबिशन कहाँ करते हो, उसमें कौन सी एलीट क्लास आ रही है या कौन सी क्लास उसमें टारगेट हो रही है, और उसमें फिर डिपेंड करता है कि आपकी अच्छी से अच्छी पेंटिंग भी हो सकते हैं 5, 6, 10 हज़ार की बिके, और उनकी जो है वो ख़राब से ख़राब पेंटिंग भी बहुत ज़्यादा लाखों में हो उसकी कॉस्ट। तो ये डिपेंड करता है कि एग्जीबिशन कहाँ हो रही है और कौन सी एलीट आ रही है या कौन सी क्लास उसको देखने के लिए आ रही है। जी बिल्कुल डिपेंड करता है ये। और दूसरी बात, जो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है और पोर्ट्रेट फॉर्म्स हैं या फिर और आर्ट फॉर्म्स हैं, लैंडस्केप है, आर्ट फॉर्म्स का तो कोई कंपैरिजन है नहीं। एवरी आर्ट फॉर्म इज़ ब्यूटीफुल इन इट्स ओन वे। और ये, और जो सेकंड आपका क्वेश्चन था, ये बिल्कुल डिपेंड करता है आप एग्जीबिशन कहाँ कर रहे हैं। लाइक मेरी लास्ट वीकेंड पे था, और वहाँ पर जो है वो बच्चे और फैमिलीज़ और इस तरह के था एनवायरनमेंट, और वहाँ पे उस तरह की ऑडियंस नहीं थी। तो बच्चे कहाँ पर अट्रैक्ट हो रहे थे, जो मेरे बराबर में स्टॉल था उनका ये था कि जो स्टेशनरी स्टफ़ है वो सब चीज़ें हैं, अब उसके अंदर उनकी कोई क्रिएटिविटी नहीं है। तो जब आप ये बहुत सारी चीज़ें एक साथ रख देते हो तो यू नीड टू लुक एट दैट एज वेल कि किस किस्म की ऑडियंस वहाँ पे आ रही है। अब ज़ाहिर है बच्चे आगे पेंटिंग्स तो देखेंगे नहीं, और अगर फैमिली बच्चों के साथ है तो वो बच्चों के साथ ही चलेंगे, वो ज़ाहिर है वो साथ खींच लेंगे। ट्रू। तो ये वाला है कि ये बिल्कुल डिपेंड करता है कि ऑडियंस किस तरह की आ रही है। इसकी कॉपी मिल सकती है, कोई अवेलेबल है? जी ऑनलाइन है, और आपको हार्ड कॉपी भी मिल जाएगी हार्ड कॉपी वेबसाइट से। अच्छा ठीक है, मैं आपसे बाद में पूछ लूँगा। ज़ैनब, किताब बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसमें हाइकूज भी हैं, इसमें शॉर्ट फ्रेजेस हैं। अब मैं आपसे सवाल जो अगला करने जा रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा ऑडियंस से रिलेटेड होगा। हम ज़िंदगी में उस नेशन से ताल्लुक़ है, सब कॉन्टिनेंट से, जहाँ पर डिप्रेशन, एंजाइटी, ये चीज़ें बड़ी हमें विरसे में मिलती हैं, कभी कभी हमारे अपने घर से हमें मिलती हैं। वो ऐसे मिलती हैं कि हम कुछ करना कुछ चाहते हैं और हमें बना कुछ दिया जाता है। ये एक, हालांकि हम, हलीमा बड़ी प्यारी बात करती होती है अक्सर कि माँ बाप तो यही चाहते हैं कि बेहतर हो, जो हमने जो गुजारा वो उससे बेहतर हो, लेकिन लिटिल डू दे नो कि नहीं, आपको उन्हें पौंड में फेंकना पड़ता है, आपको उनको चीज़ें वो करने देनी चाहिए। क्या होगा, फेल होंगे तो सीखेंगे नहीं, exactly. क्या वो नहीं करेंगे? लेकिन हम उस डर से कि फेल ना हो जाए बच्चा, हम बच्चे की उस हर ख्वाहिश को तबाह कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं, सिर्फ इस डर से कि कामयाबी इसको किया ना हो, कि मिले ही ना। एज अ पेंटर आप अपना डिप्रेशन, एंजाइटी सब कुछ कैनवस पे निकालते हैं, लेकिन तब जब आपको मौका मिले, और तब जब आपको मौका ना मिले तो फिर आप क्या करते हैं? मैं इस साइकोलॉजी को आपसे समझना। एक्चुअली जो क्रिएटिव लोग होते हैं उनको थॉट्स भी ज़्यादा आते हैं, और उनको उतना ही फिर निकालना भी पड़ता है उस थॉट्स को, चाहे वो कैनवस पे हो या पेपर पे हो। तो सॉरी, मैं सवाल थोड़ा ट्विस्ट करता हूँ, पहले कैसे निकालती थी और अब आपके लिए आसान है? हाँ, मैं यही बताने वाली थी कि मैं आई थिंक सेकंड स्टैंडर्ड से ही डायरी लिखती हूँ, और अब तक मेरी पता नहीं कितनी डायरीज होंगी। तो जब राइटिंग में, अब मैं अगर पुरानी डायरी अपनी उठा के देखूँ तो वो इंग्लिश भी ऐसी लिखी है कि वो पढ़ के खुद ही हंसी आती है और समझ भी नहीं आती। तो ये है कि दिल हल्का हो जाता था। हाँ बिल्कुल, कथारसिस हो जाता है आपका ना, तो इट्स अ काइंड ऑफ वे। तो वो जो एक क्रिएटिव बंदा होता है, जिसको अल्लाह ने जिस तरह डिज़ाइन किया होता है, वो अपने रास्ते निकाल ही लेता है। तो वो जिस तरह से भी ना, वो मतलब ढूंढ लेता है अपने रास्ते ना, किसी भी तरह से। पेंट्स नहीं है तो पेन है, पेन नहीं है तो पेपर है, कुछ और है, किसी भी तरह से कर लिया आपने, कुछ नहीं तो आपने खुद ही बात करके अपना ईको सुन लिया। तो देयर आर सो मेनी वेज। तो वो ये है कि वो बंदा निकाल लेता है अपने रास्ते खुद ही। अच्छा ज़ैनब, कौन से वाले पेंट्स इस्तेमाल करती हैं, कौन से वाले कैनवसेस इस्तेमाल करती हैं, कोई ख़ास किस्म के बटर पेपर्स या इस तरह की चीज़ें भी यूज़ करती हैं, या ऑयल पेंटिंग्स हैं, पोस्टर पेंट्स हैं, क्या चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा ईजी लगती हैं, या आपको लगता है कि ये मेड फॉर मी है, कि मतलब ये पेंट जो है वो मेरे लिए बनाया गया है, मैं इसको सबसे बेहतर हैंडल कर सकती हूँ? हाँ, मैं जो है वो पेंट्स तो मैं कोई भी पेंट्स तो कर लेती हूँ मैं कोई भी, लाइक आई यूजुअली प्रेफर फॉर बिग पेंट
पेंटिंग्स विंसेंट एंड न्यूटन, और ये है कि ऑयल पेंट्स मुझे ज़्यादा मज़ा आता है ऑयल पेंट्स करने में। और हालांकि ऑयल पेंट्स लोगों को बड़े मुश्किल लगते हैं, ट्रिकी नहीं कर सकते। हाँ, दे आर ट्रिकी टू हैंडल एज कम्पेयर टू एक्रिलिक पेंट्स। तो दोनों ही कर लेती हूँ। ये मेरी जो 2 पेंटिंग्स हैं ये ऑयल पेंट्स हैं। जो बड़ी पेंटिंग्स होती हैं वो मैं यूजुअली प्रेफर करती हूँ कि मैं ऑयल पेंट से करूँ। या क्या रीज़न क्या है इसके पीछे? ऑयल पेंट्स एक मजा आता है और वो आपको लगता है यार इसके अंदर ना थोड़ी सी लाइफ होती है। ऑयल पेंट्स के अंदर लाइफ होती है। यू कैन स्मेल इट फॉर लॉन्ग टाइम इवन अगर आप द टच आल्सो ऑफ ऑयल पेंट्स इज डिफरेंट होता है, अंदाजा लगाते हैं। लेकिन जैसे हलीमा आपसे बड़ी टेक्निकल क्वेश्चंस की तरफ जा रही है पेंटिंग में, लेकिन मैं आपसे फिर हमेशा थ्योरेटिकल बातें पूछूंगा। एक लड़की के लिए बड़ा 2 लोग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। शादी से पहले उसका बाप, शादी के बाद उसका शौहर। हम जिस सब कॉन्टिनेंट में रहते हैं यहाँ पर वो मर्द हजरात हम लोग यूजुअली हम सुनते हैं, जो सुनते आ रहे हैं कि जो खवातीन को कहते हैं नहीं घर बैठो, चूल्हा चौकी करो और अब बच्चे संभालो, आई वॉन्ट यू टू डू दिस, ठीक है, मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ ना, मैं कमा रहा हूँ ना तुम्हारे लिए। लिटिल डू दे नो कि उसकी भी तो अपनी ख्वाहिश है ना अंदर। आपको शायद जिंदगी में वैसा मर्द मिला है जिसपे आपका ह्यूमैनिटी पे ट्रस्ट दोबारा हुआ है। आपको कभी कभी अगर ऐसा इंसान जिंदगी में मिल जाए, जैसे हलीमा के जो शौहर हैं मंसूर, हलीमा के साथ बहुत चीज़ें लाइफ में चल रही होती, सबकी चलती हैं, लेकिन हलीमा पेशेंट हो जाती है, सब्र आ जाता है, क्योंकि उसे पता है कि जो द मैन शी हैज इज अमेजिंग। कितना फर्क पड़ता है, मैं सिर्फ ये सवाल लोगों के लिए पूछ रहा हूँ कि एक मर्द अगर अपनी औरत की रखवाली के साथ साथ उसकी ख्वाहिशों की भी कदर करे, कितना फ़र्क पड़ता है ज़िंदगी में इससे? फ़र्क तो मैं कहती हूँ 100% पड़ता है ऑब्वियसली। आपकी माँ आपको जितना भी सपोर्ट करे वो उतना लाइक इट्स वेरी कॉमन, हर माँ ही सपोर्ट करती है। अगर आपका बाप आपको 1% भी करता है तो वो आपके लिए कॉन्फिडेंट वाली बात होती है, वो बहुत फ़र्क पड़ता है। सिमिलरली आपका हस्बैंड आपको जिस तरह से कर रहा होता है, पूरी सोसाइटी सपोर्ट कर रही है, एंड इफ़ योर हस्बैंड इज़ नॉट सपोर्टिंग यू इन एनी वे तो वो आप डिक्लाइन में ही जा रहे होते हो। फिर इससे पहले कि कॉलर लूं, मैं एक चीज़ मेरे जहन में आ रही है, वो ये कि अगर शौहर अपनी बीवी को खुश रखता है ना तो उसकी अपनी जिंदगी बड़ी खुश रहती है। अ हैप्पी वाइफ इज अ हैप्पी लाइफ, आई बिलीव दैट। हम लेते हैं याया एक कॉलर भी, हमारे रिश्ते आएंगे। अस्सलाम वालेकुम याया जी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, और आज हफ्ते का नया दिन आप सबको मुबारक हो। आपको भी आपको भी मुबारक हो। ओहो एक सेकेंड, आपको मुबारक हो जनाब, आप लोग को तो कराची में बारिश भेजी है यार, कहीं जम के बरसा है। कि अभी मैं ना एमपीआर में बात हो रही, मैं कह रहा था इतनी प्यारी ठंडी हवा चल रही है कराची में, ठंड हुई है। लिटरली आई एम एंजॉयिंग दैट कि वाकई हमारे यहाँ क्योंकि सर्दी कम होती है, लेकिन सर्दी का अपना मजा है। सही बात है, सर्दी का अपना मजा है और बहुत ज्यादा मजा है। और मजेदार की बारिश हुई, आपको कल मिली इतनी मजे की बारिश, तो मैंने कहा आपको मुबारक दूं आपकी बारिश की। नहीं थैंक यू सो मच। एक्चुअली बात है कि हमें रब का शुक्र अदा करना चाहिए, बजाय इसके कि कुछ पे नेगेटिव पहलू निकाले। हर चीज का अपना एक एंजॉयमेंट होती है, हर मौसम का एंजॉय करना चाहिए। अच्छा, कमिंग बैक टू योर टॉपिक, मैं ये कहना चाहूंगा जिस बंदे में जमालियाती हिस्स नहीं होती ना, आर्टिस्टिक इंस्टिंक्ट्स नहीं होती, वो बंदा ही कंप्लीट नहीं होता असल में। तो भले आप कैलकुलेशन करें, मैथमेटिक्स पढ़ें, कुछ भी करें, लेकिन आपकी शख्सियत के अंदर का निगार जब तक नहीं होता, जब के अंदर आपके आर्टिस्टिक वैल्यूज का आपको पता, आप भले आर्टिस्ट ना हो लेकिन एडमायरेशन ऑफ आर्ट को जरूरी है। और मैं समझता हूँ हमारे माशरे में यही खराबी हो गई कि हम मटीरियलिस्टिक इसलिए हो गए कि आर्टिस्टिक वैल्यूज हमारे खत्म होती जा रही है। सारे लोग चाहते हैं कि कुछ बच्चे इंजीनियर बन जाए, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाए, सब ये बन जाए, लेकिन मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि मैंने देखा है कि ये अंदर खुदादा सलाहियतें इंसान के अंदर होती हैं, बस इसको इनहेंस करने की जरूरत होती है। मेरा एक्चुअली सवाल इनसे ये है कि देखें, हमारे यहाँ जो माशरे में ये हो गया कि हर आदमी ये सोचता है कि बच्चे स्पेशली माँ बाप यही सोचते हैं कि कोई अगर पेंटर बनना चाहता है, कोई आर्टिस्ट बनना चाहता है, कोई लिखारी बनना चाहता है, तो प्रॉब्लम ये होती है कि उसको इतना इनकरेज नहीं किया जाता कि यार ये क्या कर लेगा, क्या कमा लेगा। सारी सलाहियतें उसकी बेचारे की डिफ्यूज हो जाती हैं कि उसको प्लेटफॉर्म उस तरह का मिल नहीं पाता। और बहुत सारे लोग होते हैं, बच्चे जैसे पढ़ रहे होते हैं, उनकी ग्रेडिंग अच्छी नहीं होती, लेकिन उनके अंदर आर्टिस्टिक सलाहियतें बहुत सी, कोई फनकार बन सकता है, कोई राइटर बन सकता है। तो ये इसको माँ बाप को कितना रियलाइज करना चाहिए। और दूसरा एक सवाल मेरा ये है कि एक आदमी अगर उसके अंदर अगर यानी स्टैटिक सेंस ना हो और उसके अंदर रोमांटिक सेंस ना हो, तो वो चीजों को अप्रिशिएट कैसे कर सकता है? I like that. I like the question. Thank you so much, Yaya, for calling. हुमायूं जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम।
अच्छा, आई वुड लाइक टू टेल, किसी को वैसे नहीं बतानी चाहिए, लोग नहीं, मैं कुछ और बताना चाह रहा था। बताना था, मेरी अम्मा को एक कॉलर बहुत पसंद है, ओफ शी लव्स हर, वो कहती है आई वेट फॉर हर कॉल। नूर फातिमा की मामा? नो I'll tell you, क्योंकि अगर बता दिया ना तो फिर तुम्हें पता है ना, सब कहेंगे यार। हाँ, फेवरेटिज्म हो रहा है, वो कहती है कि आई वेट फॉर, कहती है एंड आई लाफ सो मच, वो कहती है मैं इतना हंसती हूँ, इतना हंसती हूँ, आपको बताता हूँ। हम यहाँ पे लेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। जी वेलकम बैक टू द शो। हम लोग पेंटिंग्स के हवाले से बात कर रहे हैं, आर्ट के हवाले से बात कर रहे हैं, आर्ट की डिफरेंट फॉर्म्स के हवाले से बात कर रहे हैं, और साथ साथ हम पैरेलल लाइफ के हवाले से भी बात कर रहे हैं कि एक आर्टिस्ट की लाइफ जो है वो कैसी होती है, उसको कितने चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। बहुत सारे लोगों को मनाना पड़ता है, बहुत सारे पेरेंट्स जो है वो मान ही नहीं रहे होते कि हमारा बच्चा जैसे याहिया ने सवाल पूछा। आप लोग भी कॉल करके कुछ पूछना चाहते हैं, अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सवाल पूछे बॉबी से कि मुझे वेट वाला टिश्यू दे दे, मेरे हाथ पे पेंट लग गया, वेट वाइप दे दे हुमायूं को। आपसे याहिया वाला सवाल पूछती हूँ, जो कह रहे थे कि बहुत सारे लोग जो हैं वो एक्सेप्टेंस नहीं होती और बड़ा उनको स्ट्रगल करना पड़ता है इस फील्ड की तरफ आने के लिए, पेरेंट्स को मनाना पड़ता है, फिर आगे जो है और भी बड़े मसले मसाइल होते हैं। आप तो चलें ब्लेस्ड हैं कि आपके हस्बैंड जो है माशाल्लाह वो आपको बहुत ज़्यादा इनकरेज करें, हेल्प करें, वरना लड़कियों को ये मसला भी शुरू हो जाता है कि जी चलो घर वालों को तो पैर पड़ के मना ही लिया था, अब ससुराल वालों को कैसे मनाएं। तो किस तरह इंसान को स्ट्रगल करना पड़ता है कि वो अपना जो ड्रीम है उसको पूरा कर सके? स्ट्रगल तो फिर वही बात है कि हम लोग कहीं ना कहीं जो है वो अपने आसपास के लोगों पर डिपेंड कर रहे हैं, तो बाय द एंड यही होता है, अगर आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा तो आप गिव अप कर देते हो अपने ड्रीम्स पे। और कितनी सारी ख़वातीन यहाँ पर हैं ऐसी हमारे माशरे में ख़ास तौर पे जो गिव अप कर देती हैं अपने ड्रीम्स के ऊपर। एक कॉलर ले लें। आपने बिल्कुल भी इस तरह नहीं करना, हम लोग इससे आपस में बातें करते रहेंगे, आप मुझे पता है कॉलर मैं गेस करूं, साथ इट्स फ्रॉम योर फैमिली, मुझे लगा तुम्हारी फैमिली में से कोई। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं हुमायूं आप? मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसे? आपकी अम्मी तो नहीं है? नहीं, मेरी अम्मी ऐसे आवाज। आप गेस करें हुमायूं मैं कौन हूं? नहीं, आई हैव नो आइडिया, आई एम सो सॉरी। आप थोड़ा सा बोले तो शायद अंदाजा हो जाए मुझे। आई एम फ्रॉम इस्लामाबाद एंड I was supposed to call you actually. डॉक्टर समाविया? Yeah, absolutely. डॉक्टर समाविया, सी आई न्यू, आज मैंने सुबह आपकी बात भी की है। क्या हाल है समाविया, कैसी हैं? ठीक ठाक। क्या बात की है मेरी? पहले तो ये आप लोग बताएं। मैंने वो बताया ना। आपने जो हुमायूं को बातें कही है ना कि मुझे वो कॉलर मुझे नहीं पसंद और ये और वो, तो वो हम सारी बातें कर रहे थे। क्लिनिक तो नहीं है, आपने कहा था। हुमायूं जो है ना वो कह रहे थे कि डॉक्टर समाविया ने ये बातें की है, तो मैंने कहा वो जितनी ब्लंट है ना वो ये बातें कर भी सकती है। देखिए आपका प्रोग्राम जो इट्स नॉट जस्ट फॉर द पब्लिक, मतलब एक जनरल पब्लिक के लिए नहीं है। मेरे जैसे लोग जो क्लिनिक जाने हैं इससे पहले एक मूड में रहना चाहते हैं, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा है कि हंसते हैं, मतलब लाइट उसमें जाते हैं। पेशेंट्स को अच्छे, पूरे दिन हमने पेशेंट्स देखने होते हैं, टीवी पे भी हम पेशेंट्स देखें तो फिर हम इतना पढ़ के कंसल्टेशन फी लें, आप लोग टीवी पे चलाएं, हमारे लिए कंसल्टेशन फी लें, हम पेशेंट फ्री देखेंगे। जी तो यार होता ही है कि आपको कॉलर फोन करके पूरी कंसल्टेशन फ्री में ले लेते हैं। बिल्कुल सही कह रही हो समाविया, लिटरली आपने उस दिन ही मेरा दिन बना दिया था, और आज आपने लाइव कॉल करके आप सबको बताऊं, डॉक्टर समाविया हैज अ वेरी बिजी स्केड्यूल। मैं भी अपनी मीटिंग के लिए पेरेंट की सिस्टर करता हूं, वो ना कर देती है, फिर मैं पर्सनल नंबर पे करता हूं कि प्लीज दे दो। अगर आपने टाइम लेना हो तो आपके पास 15 दिन का मार्जिन होना चाहिए। 15 दिन में से शी विल पिक एंड चूज कि आपको कौन सा। अच्छा, मैंने बड़ा मजे किया, तो मैं इनकी सिस्टर को कॉल करता हूं तो फिर मैं समाविया को कहता हूं यार प्लीज दे दो, वैसे एक हफ्ते का दिन होता है तो वो इतनी बिजी होती है, फिर भी हमारा शो देखती है, तो दैट्स अ बिग थिंग समाविया, थैंक यू सो मच। ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है हमारे लिए, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपकी वो हैं आर्टिस्ट, इनसे मैं पूछना चाहती हूँ बिकॉज माय सन ही इज वेरी आर्टिस्टिक, ठीक है माशाल्लाह, एंड ही स्टार्टेड पेंटिंग अराउंड 5 or 6 की एज में, नॉट लाइक एब्स्ट्रैक्ट, अ प्रॉपर पेंटिंग लाइक एनिमल ड्राइंग्स एंड ऑल दैट,
and he sold his first painting to me like around 10,000. क्यूट, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो हमारे घर में जो like 5 to 10 पेंटिंग्स हैं जो मेन एरियाज हैं टू इनकरेज माय चाइल्ड एज अ फील्ड और एज अ हॉबी, मैंने वहाँ पे लगाई हैं। लाइक जैसे ड्राइंग रूम, टीवी रूम, लोग पूछते हैं किसने बनाई है, तो ऊपर मैंने उसकी सिग्नेचर, डेट, एवरीथिंग रखवाई हुई है। सो और अब आगे डिजिटल ड्राइंग, तो अब जिस तरह ये कर रही हैं पेंटिंग थ्रू ब्रश एंड थिंग्स, kids are not into brush and things anymore. They want to do a digital painting. इनसे ये पूछना है कि how to bring a kid from digital painting because it is more easy to erase and remake and do things. Samavia, thank you for asking this question because मैंने जो स्कूल में पढ़ाया था ना, उधर हमने ये सवाल था और उसका मेरे पास एक सोल्यूशन भी है, पर ऑफ कोर्स वो जो आर्टिस्ट आई हैं वो भी जवाब देंगे, लेकिन आई आल्सो हैव अ वेरी गुड सोल्यूशन टू ऐड। प्लीज डू लिसन टू द आंसर एज वेल। और समाविया, मुझे आपकी बात एक और याद आ गई जो कल की थी, वो भी मैं करता हूँ। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। उन्होंने एक और बात ये की थी तो मुझे भूल गई समाविया, क्योंकि बहुत सारे शोज पे जाती है। समाविया कहती है ये वाहिद शो था जिसमें मैंने ये नहीं देखा था कि अगर हलीमा को काट रही है या आप हलीमा को काट रहे हो तो आप लोग के मुंह बन रहे हैं। कहते आप दोनों ऐसे कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे एक दूसरे को और इतना डॉक्टर साहब हम काट काट के ना कट गए। तो मुझे कहती है मैंने ऐसी केमिस्ट्री कभी किसी शो में नहीं देखी जिस तरह आप दोनों की थी। बहुत ज्यादा ये होता है यार कि आप कुछ बात करते हो तो अगले बंदे का मुंह वो बच जाता है। बट कमिंग बैक टू यू, उसको डिजिटल से क्योंकि खुल गया था, मुझे पता है मेरी बेइज्जती करनी थी, डिजिटल से इसको कैनवस पे कैसे लेकर आए, पहले आप सोल्यूशन बताएं। देखिए ये तो बिल्कुल अर्ली एज से होता है। अब जिस तरह से अगर डिजिटल रीडिंग, ई बुक्स का कल्चर आ गया है तो हम इसको बिल्कुल डिग्रेड नहीं कर सकते, अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हार्ड कॉपी को, क्योंकि एसेंस जो है वो उसी में है, फील उसी में है। और ये मेरे ख्याल से हमारे टाइम के लोग ज़्यादा बेहतर जानते हैं। अब के बच्चों को आते के साथ टैब पकड़ा दिया जाता है, फ़ोन पकड़ा दिया जाता है, तो उनको किस तरीके से वो चीज़, वो फील किस तरह से आएगा। तो मेरे ख्याल से कि अब मैं भी इंशाल्लाह इफ़ आई हैव अ सन और डॉटर, तो मेरा यही है प्लान कि मैं उसको जो है वो ये वाली चीज़ों से फर्स्ट इंट्रोड्यूस करूंगी, बिकॉज इट्स अप टू अस, इट्स नॉट अप टू द सोसाइटी। और गलत नहीं है वो डिजिटल भी कर रहा है, लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करना चाह रही हूँ, शुड बी द सेकंड, you know, the first thing is always these are hard pages जो आप टच कर सकते हो, क्योंकि इस तरीके से कल को बंदों को रिप्लेस कर आपको हो सकता है। मैं बताऊं, आप भी कुछ बता रही थी। या मैं ये कहना चाहती थी कि लेकिन फिर भी मैं उसको डिजिटल पेंटिंग को भी मैं डिस्करेज नहीं करूंगी, क्योंकि बच्चे जो है ना वो फ़ोन पे ख़राब चीज़ देखने से या वो बनी बनाई वीडियोस देखने से बेहतर नहीं है कि वो फ़ोन पे चलो पेंट कर लें। अच्छा मैं इसका बताऊं, अगर आपने वो लाना है, जैसे समाविया ने कहा है, एक बहुत अच्छा तरीका है। हम भी ये कहते हैं कि हमारा स्कूल इंटरनेशनल स्कूल था, तो उस पे बच्चों को वापस टुवर्ड्स हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लाना बड़ा मुश्किल था। तो हम क्या करते थे, चार्ट पेपर, कैनवस हम रख देते थे और कलर्स रख देते थे, पर ब्रश नहीं होते थे, देयर वाज नो ब्रशेस, सो वी आस्क्ड देम टू यूज हैंड्स। तो वो जो फील ऑफ, आपने जो फील की बात की उसमें बड़ा, तो फील ऑफ हैंड, तो हम कहते थे आप यू पेंट फ्रॉम द हैंड। तो the feel of paints and feel of doing it with your own hands is incredible। आप दे दें, हाँ कपड़े गंदे होंगे लेकिन दाग तो अच्छे होते हैं। आप कोई बात नहीं, एप्रन पहना दे बच्चों को। अब आपसे सवाल मैं दोबारा एक इस तरह का सवाल करूंगा जो हमारे बहुत सारे कॉलेज पे हमें कॉल करते हैं, मैं हलीमा कभी दुखी भी हो जाते हैं। जो खवातीन होती हैं वो पहले माँ बाप नहीं अलाउ करते, चीज़ नहीं करते, वो डिप्रेस्ड होती है, एंजाइटी में होती है, वापस आते। ऐसा नहीं हुआ होगा कि आपके शौहर ने आपको कहा तुम पेंटिंग करना चाह रही थी, मुझे लग रहा था, मुझे एक दिन ख्वाब में आया था। आपने कन्विंस किया होगा, आपने बताया होगा ये मेरा शौक है, ये शायद थोड़ी सी एफर्ट लगी हो, लेकिन किसी को ज्यादा एफर्ट लगती है बताने में। तो एक डिप्रेशन, एंजाइटी, सेल्फ एस्टीम की, कॉन्फिडेंस सब खत्म होने के बाद दोबारा उसको उजागर कैसे किया आपने? कर सकता है इंसान, क्या करना चाहिए, मतलब उससे बाहर कैसे निकले? पहले हुमा की कॉल लेते हैं, लगता है इस्लामाबाद से अड्डे से कॉल आ रही है। अस्सलाम वालेकुम हुमा, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, सुबह खैर। सुबह खैर हुमा जी, क्या हाल? नूर कैसी है? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, नूर से ठीक है, स्कूल गई भी है। चले, बहुत सारा प्यार उसके लिए। हाँ बहुत शुक्रिया। अच्छा माशाल्लाह से आप तीनों बहुत प्यारे लग रहे हैं ब्लैक में। बहुत शुक्रिया। हाँ आपने ब्लैक पहना, हमने नोटिस किया। हमने नोटिस किया था, थैंक यू सो मच हुमा। अच्छा मेरा आपकी गेस्ट से सवाल था कि जैसे मेरी बच्ची है उसे भी माशाल्लाह से पेंटिंग का शौक, और मैंने हलीमा को सेंड भी किया आपसे पूछने के लिए। वो मोबाइल का रिजल्ट इतना अच्छा नहीं है, फिर भी वो माशाल्लाह से ना वो 3 साल से ये ना आर्टिस्ट कह लें, उसे बहुत शौक है ड्राइंग का, बच्चों को जैसे ड्राइंग का होता है। अब मुझे ये नहीं पता कि मुझे बिल्कुल भी शौक नहीं है ना,
तो हम उसके लिए जैसे कौन से कलर पेंटिंग के मार्केट में तो मिलते हैं, जैसे लाइटली वाले कौन से ला के दें। अभी वो कलरिंग से जैसे कलर से अपने कलरिंग करती है, पर उसकी वो जो है ना पेंसिल की वो कह लिए वो माशाल्लाह से वो इतनी अच्छी करती है, मुझे इतनी समझ नहीं है, फिर भी उसे देख के लगता है कि मानो आपने बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई है। तो वो अपनी वॉल पे फिर उसको करती है। तो मैं अपनी बच्ची के लिए जैसे क्या अभी जैसे उसे शौक है कोई इंस्टीट्यूट में कराऊं, इस्लामाबाद में कौन से है, कहाँ पर हुमा जी एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि देखिए मेरी सिस्टर को भी था, तो यूट्यूब इज द बेस्ट इंस्टीट्यूशन। अब तो किसी जगह जाने की जरूरत भी नहीं। दूसरा अच्छा यूट्यूब से उसे सर्च करके दिखा, और आपने एक और चीज करनी है, आपको आर्टिस्ट भी बताएंगी, लेकिन एक और चीज करनी है, ये आपकी बच्चे की पर्सनल लर्निंग के लिए कभी भी ये नहीं कहना उसकी पेंटिंग अच्छी है, नेवर। अच्छा यूं नहीं कहूं, मैं उसकी तारीफ करती हूं, उसका दिल बढ़ा रही है। आपने उससे पूछना है, दैट इज द टाइम जब आप उसे पूछे तुमने क्या बनाया है, तुमने कलर क्यों यूज किया है, उसको एक्सप्लेन करने दें कि वो सारी चीजों से। अच्छा हुमायूं, वो मैं आपको बताती हूँ, वो अपनी पेंटिंग खुद ही पूरा एक्सप्लेन करके बताती है, मम्मा ये मैंने सन, ये क्लाउड, ये मैंने यानी कि ये बच्चा, और ये इस वे में मैंने सारी चीजें यानी कि ये मैंने इस तरह बनाई है, ये पूरा मुझे पूरा उसको करके बताती है। ये मैंने हाउस या ये विंडो, ये इस ऊपर ये मैंने थोड़े से जो क्या कहते हैं बर्ड, इस तरह मैंने पूरा इसको अपनी पेंटिंग में दिया है, ये इस तरह जा रहे हैं। वो पूरा माशाल्लाह से एक्सप्लेन करती है, बहुत सारे उसने कॉपीज है ना भरी हुई हैं अपनी इसी में। ये तो बहुत अच्छी चीज है कि उसको ऑलरेडी ये पता है कि मैंने एक्सप्लेन कैसे करना है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो बनाते बहुत अच्छा है लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि उन्होंने क्या बनाया है। तो अल्लाह का शुक्र है, माशाल्लाह से करती है। बहुत सारा प्यार दीजिएगा। अभी हम ज़ैनब से पूछते हैं, बहुत शुक्रिया। एहसन है जी कराची से, अस्सलाम वालेकुम एहसन जी। वालेकुम सलाम और सुबह खैर। माशाल्लाह कराची के मौसम पे बात हो चुकी है। मौसम बड़ा खुशगवार है, बारिश के बाद ठंडी हवाएं चल रही हैं। अच्छा, पेंटिंग के हवाले से माशाल्लाह बहुत सी अच्छी बातें हुई। मेरे दिन में कुछ ख्याल आ रहा था कि बाज़ जगह में गया, जैसे कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ बच्चों ने ऐसी पेंटिंग बनाई थी जिसमें मुख्तलिफ तरह की उनकी थीम थी, यानी खिदमत खल्क कैसे है, अगर कोई बीमार है उसकी मदद कैसे करनी है, रोड पार कैसे कराना है, या कोई और प्रॉब्लम है तो उसकी सॉल्यूशन को उन्होंने पेंटिंग की शक्ल में हाईलाइट किया हुआ था, जिससे एक रहनुमाई मिल रही थी। तो मैं आपकी जो मेहमान है उनसे पूछना चाह रहा हूँ कि अगर बच्चों में इस तरह की कॉम्पिटेंसी हो कि वो जो भी काम कर रहे हैं क्रिएटिविटी या इनोवेशन के हवाले से, तकनीकी काम, पेंटिंग का, मुसव्विरी का, आर्टिस्ट हैं, तो अगर हम ये चाहें कि उनका ये फन जो है उसमें कोई अच्छी थीम भी हो कि जो पैगाम वो देना चाह रहे हो, या अगर किसी ने दिया हो पेंटिंग में उसको समझना हो, इस हवाले से पेंटिंग बनाते हुए किस चीज का ख्याल रखा जाए? That's a very good question. ठीक है। थैंक यू सो मच एहसन फॉर कॉलिंग, बहुत शुक्रिया। जब पेंटिंग करते तो क्या किसी चीज का ख्याल रखना चाहिए? जो सोच में आ रहा है, मतलब मैंने तो कभी की नहीं, तो मुझे तो जो आएगा मैं बना दूंगा, पर आप क्या? नहीं, डायरेक्ट मेरे ख्याल से पेंटिंग में कभी नहीं करना चाहिए। पेंटिंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें रूल्स रेगुलेशंस कोई होते नहीं है। अगर आप उसमें डायरेक्ट करने लग जाओ तो वो फिर नॉर्मल सब्जेक्ट बन गया कि मैथ्स के रूल्स हैं, आपने इस तरह से करना है और आपने यही करना है, 2 + 2 4 ही है। तो पेंटिंग के अंदर तो आपने बस ब्रश देने हैं, और वो जो थॉट्स हैं, और हर एक के डिफरेंट थॉट्स होते हैं, अगर आप अपने थॉट्स दूसरे के थॉट्स में डालने की ज़बरदस्ती कोशिश करेंगे तो वो आपका कैनवस निकल के आएगा। नहीं, इससे ज़ैनब ये बताएं, जैसे मैथ्स भी आप सीखते हैं, आपने एग्जांपल दी तो मुझे उससे आ गया, लोग भी सुन पाएंगे शायद इस बात को। अगर आपने मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन सीखनी होती है, आप पहले एडिशन से शुरू करते हैं, 2 + 2 क्या होता है, फिर तो क्या पेंटिंग के पहले कोई बेसिक रूल्स हैं कि अगर कोई बच्चा करना चाह रहा है और कोई बड़ा शुरू करना चाह रहा है कि मैंने पेंट करना, मुझे लगता है मेरे अंदर एक आर्टिस्ट है, तो पहले पेंसिल स्केचिंग से शुरू करें, पहले कोई है कोई बेसिक चीजें जो हम शुरू की जा सकती है? जी बिल्कुल, बेसिक रूल्स तो हैं ऑब्वियसली, लाइक शेड्स आपको पहले सिखाए जाते हैं कि आप मैंने तो वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने जस्ट 4 मंथ्स का ड्रॉप आउट डिप्लोमा किया, ड्रॉप आउट, इट्स 6 मंथ्स डिप्लोमा, लेकिन मैंने उसको 4 मंथ्स में ही कर लिया था बिकॉज आई वाज गेटिंग मैरिड दैट टाइम, तो आई नीड टू ड्रॉप दैट एनीवे। तो उसमें आप शेड सिखाते हैं पहले, ऑब्वियसली आप पेंसिल का कंट्रोल सिखाते हैं, हाथ का कंट्रोल सिखाते हैं, होल्ड करना सिखाते हैं, बट सी इफ़ वी से कि हम पुराने आर्टिस्ट को अगर देखें तो उनकी पेंटिंग्स इतनी परफेक्शन होती थी, इतनी परफेक्शन वो आजकल सीख के भी नहीं होती हैं। तो ये इंसान के अपने ऊपर भी होता है, और हर एक के हाथ का कंट्रोल डिफरेंट होता है। अब आप 10 बच्चों को बिठाएंगे, 10 एक जैसा नहीं सीख सकते। अगर आप एक ही रूल 10 को सिखाएंगे, मैथ्स आप सिखाएंगे, वो 2 + 2 4 कर लेगा। अगर आप पेंटिंग में उसको बोलेंगे आपने इतना ही लाइटर शेड रखना है, हर एक का डिफरेंट शेड आएगा। तो ये है कि यही खूबसूरती है।
बिल्कुल, तो ये इंसान का जो इनर सेल्फ है वो 90% रिफ्लेक्ट करता है, 10% कुछ लेकिन इसमें कुछ खुदादाद सलाहियत भी है ना कि वो बंदा कितने अपनी इनपुट देना चाह रहा है, कितना सीखना चाह रहा है। जब बहुत सारे लोग ज़ैनब जो फेस बनाना सीखते हैं, आइज़ बनाना सीखते हैं, वो बड़ा टेक्निकल होता है कि वो आपने कैसे मेजर करना है। फॉर सपोज हुमायूं मेरे सामने बैठा और मैं हुमायूं को उसका स्केच बनाना चाह रही हूँ, तो मैं उसका देखूंगी पेंसिल से कि वो उसकी क्या है, डायमेंशंस क्या है, फेस कितना बड़ा है, आई कितनी बड़ी है, सब कुछ है। कुछ लोग बना लेते हैं लेकिन पता लगता है कि सही नहीं, रिजेम्बलेंस नहीं आती। रिजेम्बलेंस तो चले एक और चीज़ है, रिजेम्बलेंस भी नहीं आती, लेकिन मतलब प्रोपोर्शंस भी सही नहीं होते। एक आंख बड़ी होगी, एक छोटी होगी, नाक अजीब सी होगी, इस तरह की। कुछ लोग बना लेते हैं बिल्कुल ठीक लड़की बनी हुई होगी, लेकिन वो लगेगा कि ये कोई और लड़की है, जो बना रहे थे वो कोई और लड़की है। ये क्या चीज़ है? और कुछ लोग ऐसी बनाते हैं जो बंदा कहता है कि वही उसी को जो है ना वो शायद कंप्यूटर में डाल के कोई स्केच बना लिया, ये हाथ से बना हुआ नहीं लग रहा। इसका तो ये डिफरेंशिएट क्यों है? इसका रूल है जो हमें हमारे टीचर ने बताया था, वो बॉक्सेस बनते हैं और वो डिफरेंट पूरा रूल है वो उसका। लेकिन इफ़ आई वुड टेल यू ऑनेस्टली कि मैंने 9th या मैट्रिक में अपने फादर का स्केच बनाया था और वो बहुत ज़्यादा रिजेंबल करता है, प्रोपोर्शन भी ठीक है, सब कुछ ठीक है। इवन दो आई एट दैट टाइम आई हैड नो आइडिया अबाउट दीज, यू नो, ये मैंने अभी लास्ट ईयर किया है कोर्स जो है, तो वो 4 months का। लेकिन एट दैट टाइम मैंने वो देख कर, और वो आपके अपने ऊपर भी होता है, मे बी आई थिंक आप कितना ऑब्जर्व कर रहे हो। मैं हमारे टीचर ने बताया था आपके अंदर ऑब्जर्वेशन बहुत होनी चाहिए और हाथ का कंट्रोल बहुत होना चाहिए। तो जितना आप ऑब्जर्व करेंगे, हाथ का कंट्रोल उतना ही होगा, तो एज इट इज चीज़ जो है वो आ जाएगी। ज़ैनब, हुमा ने भी सवाल पूछा नूर के लिए, याहिया ने भी पूछा सवाल, जितने लोग आए उन्होंने सवाल पूछा कि मेरे बच्चों का ऐसा नहीं पूछा। उन्हें लगा कि हमारे बच्चों को शौक है। मैं अब इस तरह का सवाल आपसे पूछूंगा, मुझे उससे आप जरा एक्सप्लेन कीजिएगा। ज़ैनब पहले जब डायरी लिखा करती थी तब ज़ैनब कैसी थी? अब जब पेंट करना शुरू हुई है तो ज़ैनब अब कैसी है? क्या पर्सनालिटी में फ़र्क आता है? मैं उनके लिए पूछ रहा हूँ जो अपने बच्चों में देखना चाह रहे, क्योंकि देखिए हर काम इंसान करता है किसी मफाद के लिए, चाहे वो मॉरल हो, इमोशनल हो, फिजिकल हो, मॉनिटरी हो, कोई ना कोई वापस रिटर्न मिलना है, क्योंकि इंसान फिर आगे वो काम कंटिन्यू नहीं करता। जब कोई चीज़ वापस ना मिले ना, यहाँ तक कि मोहब्बत भी आप तब तक करते हैं जब तक आपको वापस थोड़ी थोड़ी मिल रही, जब खत्म हो जाती है आपकी बस हो जाती है। तो क्या फर्क पड़ा आपने? अच्छा, उससे पहले सवाल पूछता हूँ मैं। अच्छा, इससे पहले मैं आपका वो फर्स्ट क्वेश्चन आपने किया था कि कन्विंस कैसे किया आपने हस्बैंड को। हाँ। तो मेरा जो कन्विंस करने का प्रोसेस है वो मेरा ग्रेजुएशन के बाद मेरे फादर को ही स्टार्ट हो गया था। तो कुछ काम जो है मैंने उस टाइम भी शुरू कर लिया था आफ्टर ग्रेजुएशन, क्योंकि मेरे फादर को एनईटी की डिग्री चाहिए थी, वो उनको मिल गई है। तो फिर वो मुझे इतना ज़्यादा इंटरेस्ट, कमरे पे लगा लेना वो रखी है कहीं अलमारियों में बंद, और जिनको सीखा नहीं है वो यहाँ पे डिस्प्लेड है। तो ये बात है कि अच्छा, आपका अभी क्वेश्चन क्या था? अब मुझे आपने ब्रेक के बाद आप जवाब बताइएगा कि क्या फर्क आया ज़ैनब पहली वाली में और ज़ैनब अब वाली में? कोई फर्क आता है क्या? अगर मैं आज पेंटिंग करूं, मेरा क्या एक पर्सनैलिटी में चेंज आएगा? ब्रेक के बाद पूछते हैं। श्योर, एक छोटा सा ब्रेक ले, हमारे साथ रहे। वेलकम बैक टू द शो। नहीं, मेरे साथ में आप भी कह लो, कोई नहीं। क्यों आप कहो जी, वेलकम बैक टू द शो। आप लोगों के सवाल जो हैं वो आ रहे हैं और हुमायूं के भी सवाल एक के बाद एक आ रहे हैं। हुमायूं, आपने सवाल, ठीक है, मेरा सवाल वही वाला, क्या फर्क आया आपकी पर्सनालिटी में? पहली वाली ज़ैनब जिसको एक डिग्री कराएगी और फिर अब वाली ज़ैनब जिसने आप तीसरी दफा सवाल पूछ रहे हो, बस करो, उसको अज़बर हो गया होगा। अब कुछ लोगों ने भी ज्वाइन किया होगा ना। हाँ, तो चेंज तो ऑब्वियसली आता है जब आपको खुल के एक्सप्रेस करने का मौका मिलता है, तो आप बहुत ज़्यादा कैथारसिस कर पाते हो, बहुत ज़्यादा सेल्फ लव होता है और बहुत ज़्यादा सेल्फ इवैल्यूएशन होती है। ज़ाहिर है आपको अपने बारे में बहुत सारी चीज़ें पता लगती हैं जो आपको पहले नहीं पता होती। और आई थिंक लाइक व्हाट? लाइक आपको अपनी साइकी भी पता लग रही होती है मोस्ट ऑफ द टाइम। सवाल इतना मुश्किल नहीं था, जिस तरह तरार निकाला ना हलीमा ने आपका, मुझे पता है आप डर गई थी कि मतलब क्या क्या चीज़ है आपको पता चली आपके बारे में जो पहले आपको पता ही नहीं थी कि मेरे ज़ैनब के अंदर है। हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि मुझे क्या फेयर्स हैं, मुझे कौन सी चीज़ें डिस्टर्ब करती हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक बहुत सारी।
आपको अपनी साइकोलॉजी पता लग जाती है मेरे ख्याल से जब आप कैथारसिस करते हो तो, इवन दो इफ इट्स इन राइटिंग और इट्स इन पेंटिंग, लेकिन आप कितना खुल के एक्सप्रेस कर रहे हो वो इम्पॉर्टेंट है। अब ये बुक भी मेरी आई थिंक कि मैं पब्लिश, अगर अब मेरी शादी ना हुई होती या आई वाज़न्ट इवन एंगेज्ड इफ दैट टाइम, तो शायद मेरे अंदर इतना ना होता कि मैं इसको पब्लिश करूँ। आपकी इसी बात से मैं आपको बात बताऊँ, आपने जब कहा था ना कि स्टार्ट मैंने कहा था वक्त होता है, अगर आपको उस वक्त आप सब कुछ एक्सप्लोर कर लेती तो शायद आज आप ये ना लिखती, आपके पास स्टोरी ना होती। बिल्कुल, You should have not have a story। तो देखिए अल्लाह ताला के हर काम में कोई ना कोई बेहतरी होती है। वो चीज़ें माइंड में कलेक्ट हो रही थी, सप्रेस हो रही थी, वो जमा भी हो रही थी। और आई वाज राइटिंग दिस फॉर 2 years। मेरे ये 2 साल की मेहनत है जो इस छोटी सी बुक में है। अच्छा, नहीं इतनी भी छोटी नहीं है, अच्छी खासी मतलब अच्छी बुक है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे मेरी 2 साल की मेहनत को मैंने बहुत कंपाइल कर दी है। हाँ, अच्छी बुक। अच्छा, ये जो कैंडल्स हैं जो जिनका अभी शॉर्ट में देखी थी फरहाद भी बना रहे थे, ये आपने खुद बनाई है? हाँ जी, मैंने खुद बनाई है सारी। तो इनके बारे में आप क्यों नहीं बता रहे हो? ये मुझे नया शौक, ये मुझे नया शौक आया। ये नया शौक आया, ये कैसे आया शौक? पेंटिंग्स की वजह से ये आया कि कलर से कुछ और भी बनाए, कुछ डेकोरेटिव और भी होना चाहिए, या क्योंकि पहले तो जब कैंडल्स है ना, हाँ जब पहले आके रखी गई थी तो हुमायूं को थोड़ा सा ये लगा था कि खाने पीने की चीज़ है, तो लेकिन फिर मैंने बताया कि नहीं हुमायूं ऐसा नहीं है, ये कैंडल्स हैं। तो ये आपने कैसे बनाई है यार? मैंने अभी मुझे नया मैंने आपको बताया मुझे नया शौक चढ़ा है कैंडल्स बनाने का। कैंडल्स से मुझे पहले से ही बहुत मोहब्बत है, शुरू से ही बहुत ज़्यादा। लाइक मैं अपने खुद के कोई नहीं होता था रूम में, और मैं जब कुछ भी लिख रही हूँ, डायरी लिख रही हूँ या बुक लिख रही हूँ या कुछ भी, तो मैं कैंडल कोई साइड पे ना ऐसे ही जला के रख देती थी। वो वैसे ही उसको देख के इतना अच्छा फील आता था कि माइंड में और थॉट्स आते थे। तो अब मेरे पास टाइम भी है और मेरे हस्बैंड ने मुझे एक पूरा रूम दे दिया, ये आपका आर्ट रूम है, तो अब उसमें मैं ढूंढ रही हूँ और मैं क्या क्या एक्सप्लोर कर सकती हूँ। यार ये जितनी I was about to say this, ये ज़ैनब ने जितनी अपने हस्बैंड की तारीफें की है ना, एक तो औरतें पूछ रही होंगी कहाँ ये जो हमें नहीं मिल रहे और इनको मिल रहे हैं, और दूसरी बात ये कि कोई और भाई है उनका रिश्ते के लिए वो है अवेलेबल। कोई बंगाली बाबा तो नहीं पता वलीद को जो आप पे उसने जादू करा दिया? आप तो तारीफों में तारीफें करी जा रही है वलीद को मशहूर स्टार बना दिया आपने। कोई भाई है उनके? वलीद क्यूरियोसिटी भी हो रही है लोगों को कि ये कौन है, ये वलीद हमें भी दिखाओ, हमें भी ये दिखाओ। अच्छा, अब ये इतनी सारी चीजें आपने कर ली हैं, कभी कभी यकीन वो कहते हैं खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है, मिसाल बड़ी अजीब मैंने दी है, लेकिन कहीं आपके हस्बैंड को भी शौक चढ़ गया और देखते हुए कि यार ज़ैनब तुम इतनी अच्छी पेंटिंग कर रही हो, आओ मैं भी 2-3 रंग इसमें भर दूं? नहीं, उनको बिल्कुल शौक नहीं है। उनको शौक, उनको ये है वो आके देखते हैं, मेरे पास बैठते हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही छोड़ दिया है बस ये रूम तुम्हारा और करो पेंटिंग खुद ही देखो। खुलेवानी छोड़ा थोड़ा सा है सर पे। मतलब अप्रिशिएट करना, वो देखना कौन से कलर्स चाहिए, कोई स्टफ खत्म है, इवन दो अगर हमारी थोड़ी बहुत इस तरह फाइट हो जाए या मूड ऑफ हो तो चलो चलते हैं पेंटिंग्स लेने चलते हैं, पता है ना मुझे वही चीज चाहिए। ये बहुत आपने कभी चुटकी काट के देखा कि वलीद असली इंसान है कि नहीं है, क्या वो इंसान ही है या कोई ये बड़ा बाहर की मसला होता है। जिन लोगों का इस किस्म के शौक होते हैं ना, उनके वो फिर सारे पैसे उसी में लगते हैं, वो कुछ ना खाते हैं, ऐसा ही है। मुझे शॉपिंग का बिल्कुल भी नहीं है, वो यही खरीदते हैं। आप भी यही करते बताया ना असली बात कि वलीद क्यों इतना अच्छा है। नहीं, मेरे आर्ट सप्लाईज वलीद इतना अच्छा कैसे सिवाय पेंट्स के यार, लेकिन आपको पता है ये आर्ट सप्लाईज आर वेरी एक्सपेंसिव, बहुत महंगे होते हैं। और ये जो कैंडल्स हैं ये भी आप रॉ मटेरियल खरीदती हैं फिर उसको शेप अप करती हैं? हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें शेप के लिए क्या आपने कोई सांचा रखा हुआ है या हाथ से बनाती हैं? कुछ हाथ से भी हैं और कुछ वो भी हैं, कंटेनर्स भी हैं। लाइक ये रोज वाली कंटेनर, फिर सेकंड कंटेनर है, फिर उनको दोनों को मिलाकर। अच्छा, और ये जो शेल है इसका भी कंटेनर है? हाँ जी, जो शेल पड़ा। आपको आपने जैसे बताया कि आपको तो माशाल्लाह उन्होंने छोड़ दिया कि आप करें और साथ अप्रिशिएट भी करें, कभी आपने वलीद ऐसे क्या आप यार बोल रहे हो जैसे लग रहा है बंदे ने जंगल में छोड़ दिया। पर वैसे आपने कभी वलीद पे भी गौर किया, क्योंकि आप कह रही सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, वो इतने पैसे कमाते नहीं, कोई धंधा तो नहीं कर रहे, कितने पेंट्स ला रहे हैं, तो चेक किया आपने क्या काम कर रहे हैं वलीद पीछे से? कभी आपने चेक किया, उन पे नजर रखी आपने? नहीं रखी। ये देखें आप शादी बन गई, आप चेक तो करें, क्या पता है ये कैसा क्वेश्चन था, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इसका आंसर क्या करूं। इट वाज जस्ट अ जोक ऑन अ लाइटर नोट, हम आपको तंग कर रहे थे। मुझे वो आपने शर्ट बनाई हुई है? नहीं, ये टोट बैग है, टोट बैग्स। वो क्या होता है उर्दू में बताएं? ये बड़ा ट्रेंडी से बैग्स हैं आजकल। खोल के देखो जी श्योर। मैं थोड़ा सा इजी का मतलब लेट जो इजी कैसे होते हैं यार? मैं आपको अभी तक पेंटिंग सबसे ज्यादा कौन सी पसंद है? यार मैं दिखा, वो भी दिखाऊं? हाँ दिखाओ। यार ये वाली आई लव दिस वन, ये मुझे बड़ी मजे, मुझे हलीमा लगी है ये।
हलीमा बाल नोच रही है। किधर दिखाऊं भाई, किधर फरहाद भाई को दिखाओ। फरहाद भाई ये भाई मैं लग नहीं हूँ ये कहीं से, आप लग लोगों रहा को है हलीमा लगता अपने है बाल नोच रही है। मैं बाल दूसरों के नोच सकती हूँ, अपने नहीं नोचूंगी इंशाल्लाह। हलीमा बहुत मजे की लगी है, पता है मुझे। आई लव दिस ज़ैनब, इट्स अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। एंड देन आई एम गोइंग टू शो यू दिस बैग व्हिच इज अ वेरी ट्रेंडी बैग, और मुझे लगता है आपको इसकी लाइन शुरू करनी चाहिए। ट्रस्ट मी, आई एम गिविंग यू अ बिजनेस आइडिया। आप इस तरह के बैग्स बनाना शुरू करें, डिफरेंट साइजेस, डिफरेंट चीजों के। जी मेरे पास और भी हैं, ये अभी मैं सिर्फ एक ही लेकर आई हूँ। आप भी शुरू करें, मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, आप कैलीग्राफी कर लेती हैं? हाँ। कपड़ों पे मैंने ट्राई नहीं किया अभी तक। ट्राई करें ना, बिजनेस शुरू करते हैं दोनों। ठीक है, आप बात हंस रही हैं इस बात यार वो उनका मियां सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो आपको अपना पार्टनर क्यों रखेंगे, वो उसको रखेंगे अपना सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं, मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ। अच्छा, ये देखिए, ये कितना फिट बैग है। ये 1 लाइन डूडल आर्ट है। इसे कहते हैं 1 लाइन डूडल आर्ट। ये आपने एक लाइन से सारा बनाया है? हाँ जी। देखिए जरा, हसन कहेंगे एक सेकंड ठहर जा, मत हिला, नहीं ला यार। ये मजे का पता है, ये अच्छा है, ये बहुत फिट है, ये बहुत फिट प्यारी बनी हुई है। तो ये स्टिच भी खुद की है बैग? नहीं, ये मैं ऑर्डर करती हूँ। ऑर्डर करती हैं और उस पे आप ये बनाती हैं? यार इट्स अ गुड वन। पता है अगर आप इस पे कैलीग्राफी भी करें तो बहुत फिट लगे। यार लेट्स डू दिस बिजनेस ज़ैनब, मैं मजाक नहीं कर रहा, शुरू करते हैं दोनों। ओके। हंस रही है, नहीं मुझे कोई पार्टनर नहीं बना रहा यार। वलीद जरा हामी भर दो यार। क्यों बनाएगी वो पार्टनर आपको? एमी देखो मैं सेलेब हूँ, मैं बेच दूँ। अच्छा ज़ैनब, ये जो आपकी बिल्ली वाली पेंटिंग है ये मुझे बहुत अच्छी लगी है, और इसमें जो बिल्ली, हाँ दिखाओ जाके, उठ जाओ। अच्छा जी, ये जो बिल्ली वाली पेंटिंग है ना, जिसमें सफ़ेद रंग की एक बिल्ली है, हमारे पास भी एक ज़माने में हुआ करती थी। ये तो वैसे सफ़ेद नहीं है, मुझे भी दिखाना, मैंने नहीं देखी हुई। ये कितनी खौफनाक लग रही है बिल्ली, कितनी खौफनाक है, इतनी खूबसूरत बिल्ली है यार, क्यों खौफनाक लग रही है। अच्छा, मेरे पास जो बिल्ली थी वो वाइट कलर की थी और उसकी एक आंख ग्रीन थी और एक आंख ब्लू थी। तो लेकिन वो बिल्लियां होती है ना जरा बेवफा सी, वो फिर मुझे बिल्लियां शातिर लगती है, मुझे लगता है बहुत शातिर होती है। मतलब जो चाल होती है अंदर इनके। अच्छा खैर, तो ये आपने इसके ऊपर ये जो बनाया हुआ है कि ये अब फरिश्ता बन गई है, यही है ना इसका कॉन्सेप्ट? तो ये क्या आप चली गई है, आपके पास नहीं है अब ये बिल्ली? नहीं, ही इज नो मोर इन दिस वर्ल्ड। इसकी डेथ हो गई है। कब हुई है इसकी डेथ? 2 months बैक। ओहो, इसका मतलब है ये तो बड़ी अर्ली हुई है। तो आपके पास थी या ये कराची में थी और आप यहाँ? नहीं, मैंने यहीं पे आके अडॉप्ट किए थे 2 kittens और एक है भी मेरे पास। एक है। अच्छा ज़ैनब, जब पेंटिंग्स बनाते हैं तो ये वाली पेंटिंग्स है, तो क्या आपको पहले पेंसिल से स्केच बना कर आप पहले करके उसके ऊपर पेंट कर ले, तो वो ज़्यादा इजी मेथड है अगर बच्चे अगर शुरू करें तो? हाँ, बच्चों के लिए इजी है, लेकिन मैं मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम वेरी लेजी टू डू दिस। मुझे जब आ रहा होता है थॉट, मुझे ये होता है अगर मैं पेंसिल लेके बैठी तो मेरे थॉट्स मिस हो जाएंगे, तो बस जस्ट करना है बस तो ये है। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो नहीं कर सकते पेंसिल के बगैर। हाँ, मुझसे ये डिटेलिंग और वो पहले से वो सब नहीं होता, लाइक ट्रेसिंग, पेंसिल वर्क और ये सब। पर अगर कारोबार के लिहाज से देखा जाए तो क्या आपकी पेंटिंग्स, आई एम सॉरी आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन बट फॉर द सेक ऑफ पीपल, क्या ये अच्छी प्राइस पे बिक जाती है? जितनी मेहनत आप लगाती हैं उतने पे वो सेल हो जाती है? बिकॉज टाइम, मेहनत, योर थॉट, योर एनर्जी, योर एंथुसियाज्म, इतना कुछ शामिल होता है। तो क्या ऑफ कोर्स का नेमो बदल तो आपको नहीं मिलता होगा, लेकिन आपकी बिक जाती, कैन इट बी अ गुड कारोबार? इट कुड बी, लेकिन सिंस आई हैव टोल्ड यू कि ये मेरा अभी शुरू का टाइम है और अभी शादी को मेरा भी 1 साल भी नहीं हुआ है। नेक्स्ट मंथ इज़ माई एनिवर्सरी, तो अभी जो है वो 4-5। आप दोनों की एनिवर्सरी क्या डेट है आपकी? 30th। आपकी 18th। ओके, चलिए हम आप दोनों को विश करेंगे दिसंबर में। दिसंबर, चलो फिर, यानी कि उन बंदों का जो नया साल शुरू हुआ फिर वो तो अल्लाह ही उनका हाफिज है। लग पता कि अगले साल जो शुरू हुआ तुम लोग का, ये होता है कुछ लोगों के साथ, कुछ नहीं होता। ओके। तो और आपकी जो वो जी, तो 4-5 months मैंने अपने इन-लॉज को दिए कराची में ऑब्वियसली। फिर जब यहाँ आए हैं तो अब मैंने स्टार्ट किया है, नाउ आई एम एक्सप्लोरिंग। लास्ट वीकेंड जो था वो मेरा स्टार्टिंग इवेंट्स में से एक इवेंट था, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। अभी जो जितना मैं दिखा रही हूँ लोगों को, तो भी मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। बहुत अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा ज़ैनब, अगर कोई आपसे आके सीखना चाहे, कोई इसी तरह का बंदा हो या बच्ची हो या लड़का हो जो कहे कि मैंने सीखा नहीं है कहीं से भी, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे अंदर ये एबिलिटी है और मैं घर में थोड़ा बहुत बनाता हूँ, तो क्या सीख सकते हैं आपसे? ऑनलाइन क्लास दे सकते हैं? किस तरह से रब्ता कर सकते हैं? हाँ, मैं क्लासेस दे रही हूँ वैसे तो, ऑनलाइन ज़्यादा और घर पे कम, क्योंकि ऑब्वियसली वो लोगों को आने में, और अब ऑनलाइन इतना हैंडी हो जाता है सब कुछ कि वो आना जो है वो मुश्किल हो जाता है। पेरेंट्स को ड्रॉप करना मुश्किल है, पहले स्कूल ड्रॉप करें, फिर ट्यूशन ड्रॉप करें, फिर तो कैसे ऑनलाइन आपको कर सकते हैं? आप आखिर में बता दें हमें। हाँ, मैं जूम पे क्लासेस लेती हूँ। नहीं, आपसे रब्ता कैसे कर सकते हैं? अच्छा, कांटेक्ट, आई थिंक कांटेक्ट नंबर आप। कोई इंस्टाग्राम है आपका पेज? इंस्टाग्राम है ज़ैनब स्टूडियो। ज़ैनब स्टूडियो।
ठीक है ज़ैनब, स्टूडियो पे जाएं, बट आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब यकीनन हमारा वक्त है कि हम दूसरे गेस्ट को जो है वो एंटरटेन करें, लेकिन आपके साथ बहुत मज़ा आया। अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा लंबी ज़िंदगी दे, सेहत दे, और आपको अल्लाह ताला आपके काम में कामयाब करे। और इसी तरह जिस तरह के आपके शौहर है, मैं चाहता हूँ हर मर्द इस तरह अपनी बीवी को सपोर्ट करे, अपनी बहन को सपोर्ट करे, अपने इर्द गिर्द तमाम खवातीन, चाहे वो उनकी कॉलीग्स भी हैं, उन्हें सपोर्ट करे। क्योंकि हम मर्द जो है, ये बात आप शायद इस बात पे लड़ाई कर लें, लेकिन अगर हम मर्द औरतों को सपोर्ट करेंगे ना, तो औरतों का दिन लिटरली चुगना हो जाएगा। तो लेट्स सपोर्ट एंड लेट्स ग्रो टुगेदर। इंशाअल्लाह ताला हम वापस आते हैं। ज़ैनब का शुक्रिया अदा करते हैं, और वलीद का भी, जिन्होंने इनको हमारे सामने रोल मॉडल पेश किया। हम आएंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपसे बातें करेंगे मजीद, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और से मुझसे हंसी तैयारी का स्टैंड बिल्कुल मुंह की तरफ देख रहे हो, मुझे ना थोड़ी सी ऐसे खड़े में सामने अटेंटिव कि तुम दोनों बोलो तो कुछ बोलो सही। हाँ, तो वो डर लगता है यार, ये गलत है। आप लोग इसके लिए आवाज उठाएं, कॉल करें और कहें इनसे कि यहाँ से हट जाए। मुझे इसी तरह हंसी आती रहेगी। आप लोगों से जनाब आज उन लोगों से मिलवाएंगे, आपको उनसे मिलवाएंगे जो कि गोडे गिट्टे का दर्द, शोल्डर का दर्द, वो नहीं जिस तरह वो फेरी वाला आता, गोडे गिट्टियां का दर्द, मस्कुलर दर्द, मस्कुलर दर्द, शोल्डरां दा दर्द, पीठ होता है, पीठां दा दर्द। तो यार आप क्या कर रहे हो? तो ऐसे दर्द, आप जो भी दर्द है आपको, वो आज आप बता सकते हैं। मैं आपको इनको इसलिए वाउच कर रहा हूँ क्योंकि वो मेरे भी फिजियोथेरेपिस्ट है, और वन ऑफ द नाइसेस्ट फिजियोथेरेपिस्ट। मैं तब कहूँगा जब ये दर्द ठीक होगा। आपको पता लग ही जाएगा कि वो कितने नाइस है अगर वो हुमायूं के फिजियोथेरेपिस्ट है, क्योंकि हुमायूं इतना तंग करता है ना किसी भी डॉक्टर को, ये क्या है, ये क्यों है, ये पैदा क्यों हुआ था, ये मर क्यों नहीं रहा है मेरे अंदर, ये सारी बातें हुमायूं जो है ना उनसे जाके एक्चुअली मैं ये बात मुझे देखिए पूछना चाहिए ना कि क्यों हो रहा है मुझे। तो हमारे पास जनाब आज डॉक्टर साजिद मौजूद है, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर एट अल नफीस यूनिवर्सिटी है वहाँ पर, और कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट एट आईपीसी एंड स्पेशलिस्ट एट न्यूरोमस्कुलर कंडीशंस। तकरीबन 8 साल का एक्सपीरियंस है। वो कहते हैं इन पे ना जाइएगा उनकी शक्ल पे कि आपको लगेगा बहुत छोटे से है और बड़े यंग से डॉक्टर है, बट ही इज़ एन अमेजिंग डॉक्टर। आज हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। वालेकुम सलाम। वैसे आपसे क्लिनिक में मुलाकात हुआ करती है, लेकिन आज आपसे 1-to-1 मुलाकात हो रही है। डॉक्टर साजिद, सबसे पहले ये बताएं, जो सवाल मैंने आपसे कभी नहीं पूछा, आप सुबह कब उठते हैं? मैं सुबह 8:30 उठ जाता हूँ। 8:30। और सोते कितने बजे हैं? सोते कितने बजे हैं? ऑलमोस्ट 12। ठीक है, मतलब 8 आवर्स स्लीप होती है, 8-8:30। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ लोग जो ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो आपसे बहुत ज़्यादा सवाल पूछते हैं, कभी कभी क्या होता है कि किसी को जवाब देना उनके लिए हार्मफुल भी हो सकता है, क्योंकि अगला बंदा बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाता है, स्ट्रेसफुल हो जाता है और बहुत एंजाइटी का शिकार हो जाता है कि ओहो मुझे ये मसला हो गया। तो फिर कैसे टैकल करते हैं उनको, कैसे समझाते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, क्या होगा? थोड़ी इन्फॉर्मेशन देते हैं, इन्फॉर्मेशन पूरी देते हैं, लेकिन साथ कंसल्ट करते हैं, कंसल्टेंसी करना शुरू कर देते हैं, कैसे समझाते हैं? देखिए, कोई भी पेशेंट जब किसी प्रॉब्लम के साथ आता है हमारे पास, तो उस कंडीशन को एक्सप्लेन करना चाहिए। ये एक एथिकल ट्रू है ना, जो डॉक्टर्स नहीं करते एक्सप्लेन, वो ठीक नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर सेइंग। तो एक्सप्लेन करना चाहिए। एक्सप्लेन करने के बाद उसे उस प्रॉब्लम का प्रोग्नोसिस बताएं कि भाई आपको इस प्रोग्नोसिस मीन कि आपको एक्सपेक्टेड टाइम पीरियड ऑफ रिकवरी कितना है, कि आप कितने टाइम में ठीक हो जाएंगे, ताकि उसको भी कोई गलत होप ना हो और आप पे वो कोई ब्लेम भी ना करे। तो आप इसको एक लाइक अब स्ट्रोक के पेशेंट आ जाते हैं पालिज का, अब उसका एक्सपेक्टेड टाइम पीरियड ऑफ रिकवरी तो बहुत प्रोलॉन्ग है ना, मतलब ईयर्स लग जाते हैं उसको ठीक होने में। हाँ, ठीक और एक पेशेंट फॉर एग्जाम्पल शोल्डर पेन के साथ आता है तो उसको टाइम पीरियड कम है, तो आप उसको टाइम पीरियड जब बता देते हैं तो पेशेंट उस दौरान जो भी क्वेश्चन करता है तो आप उसको एक ही आंसर करते हैं कि आपको इतना टाइम लगेगा, ताकि कोई वो एंजाइटी में ना जाए। अगर हम टाइम पीरियड उन्हें ना बताएं तो वो तो फिर डेली क्वेश्चन करेगा कि आज ठीक होगा, आज ठीक होगा। तो ये एक एविडेंस बेस्ड हमें पता होता है कि किस कंडीशन का कितना प्रोग्नोसिस है। डॉक्टर साजिद, जैसे आपने दर्द के बारे में बात की, मैं आपके पास जब भी आता हूँ बड़े सवाल पूछता हूँ, क्यों हुआ, कैसे हुआ,
एक जिस तरह सलीमा ने इसके अंदर बड़ा खूबसूरत सवाल छुपा हुआ था, वो ये था कि आपके मसल डायरेक्टली आपके स्ट्रेस से भी रिलेट करते हैं। मुझे खुदा ना खास्ता शोल्डर पेन हुआ है, स्टार्ट में मुझे अब वो इतना नहीं था, पर वो मुझे दर्द होना शुरू हो गया। अब मैंने उसका स्ट्रेस लेना शुरू किया, ओ माय गॉड अब ये कैसे ठीक हो गया, दर्द और ज्यादा एग्रीवेट कर। और अल्लाह आपको पूछेगा इंशाल्लाह कि आपने मेरा जिम बंद करा दिया है, पिछले 1 हफ्ते से मैं जिम नहीं गया। और मैंने इनसे कहा, मैंने कहा मंडे को चला जाऊँ, कहते नहीं। मैंने कहा प्लीज नहीं, मैंने कहा यार कोई चांस नहीं, सिर्फ नहीं था इनके मुंह पे, और इन्होंने कहा आप नहीं जा सकते। तो वो बड़ा स्ट्रेसफुल, ठीक होना या नहीं होना। पर यार देखो, मैं आपके सवाल से पूछ रहा हूँ कि इट्स वेरी स्ट्रेसफुल। जब आपका मसल होता है तो आप उस स्ट्रेस भी लेते हो, तो क्या उस स्ट्रेस से आपके मसल की रिकवरी में कोई इश्यूज आ सकते हैं? कि जितने भी हमारे पेशेंट रहते हैं, फालिज के पेशेंट हो जाए, हम स्ट्रेस लेते हैं कि अरे क्यों नहीं ठीक हो रहा, हम पहले बिल्कुल ठीक थे, तो उससे फर्क हर मस्कुलर कंडीशंस पे स्ट्रेस अफेक्ट नहीं करता। कुछ कंडीशंस है, जैसे फाइब्रोमाइल्जी है, एक कंडीशन है जिसमें पेशेंट को जो उसकी रूट काज कोई नहीं होती, बस पेशेंट फील करता है कि यहाँ पेन है, यहाँ पेन है, यहाँ पेन है, यहाँ पेन है, वो एक्चुअली उसके स्ट्रेस के रिलेटेड। उस केस में हम जज कर लेते हैं कि यार इसके साथ अब वैसी बात नहीं करनी, उसके साथ प्रिकॉशनरी हम बात करते हैं, उसको स्ट्रेस रिमूव करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और जो डायरेक्ट पेशेंट आता है किसी कंडीशन के साथ, तो उसका मेरा नहीं ख्याल किसी स्ट्रेस के साथ कोई रिलेशन है इतना ज़्यादा कि आप मतलब जिम रोकेंगे तो उसको स्ट्रेस हो जाएगा, इतना नहीं होगा। हाँ ये है कि अगर आप स्ट्रेस उसको पूछ लेते हैं कि जिम से वो खुद कह देता है कि मुझे प्रॉब्लम होती है, तो फिर आप क्या करते हैं कि उससे एक्टिविटीज़ पूछ लेते हैं कि आप बाकी कौन सी एक्टिविटी, हो सकता है क्या स्विमिंग करता हूँ, तो आप कहें बस आप कुछ दिन स्विमिंग कर लें, ये छोड़ दें, तो उससे उसका भी स्ट्रेस जो है वो ठीक है बेहतर हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने जिस तरह कहा कि बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं वो आते हैं फालिज के बाद और उनको बहुत टाइम, या स्ट्रोक के बाद और उनको बहुत टाइम लगता है ठीक होने के लिए। फिजियोथेरेपी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हम पहले बिल्कुल भी नहीं देखते थे कि मतलब लोग जाते ही नहीं थे, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने दवाइयाँ लिख के बताई ये क्या वो क्या, और फिर घर आ गए और घर पे ही आपने बस ठीक होना है। अब फिजियोथेरेपी का बहुत रुझान आने लग गया है और बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं फिजियोथेरेपिस्ट के पास। ऑपरेशन के बाद भी, जैसे घुटने का ऑपरेशन हुआ है तो भी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं कि अब आप हमें मोबिलिटी में हेल्प करें। ये फील्ड कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? अगर आपका कोई भी किसी भी किस्म का ऑपरेशन हुआ है या कुछ भी हुआ है तो आपको फिजियोथेरेपिस्ट के पास कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जाएं आप, ताकि रिकवरी आपकी बेहतर से बेहतरीन होती रहे। लेकिन आप रुक जाए, डॉक्टर साजिद कॉलर हमारे साथ। डॉक्टर साजिद मुझे ऐसे करके देख रहे, आदत होगी उनको। अस्सलाम वालेकुम जी, अनीला है हमारे साथ वाकई से। वालेकुम अस्सलाम, सुबह बखैर। सुबह बखैर नीला जी, बहुत लेट उठी आज आप, बहुत लेट उठी हैं। नहीं लेट उठी नहीं, कॉल नहीं मिल रही थी। क्यों? यहाँ तो कोई कॉल नहीं आई थी, बिजी नंबर जा रहा था। अच्छा पूछते हैं हम, इतनी कॉलें तो नहीं आई कि बिजी नंबर जाए। अच्छा पूछते हैं हम, कैसी है? मैंने बल्कि पहले सेगमेंट में भी क्वेश्चन पूछना था लेकिन वो गुजर गया। मैं डॉक्टर साहब से बात करना चाहूंगी और आपसे हुमायूं से बात करनी है, आप दोनों से। तो मेरी अम्मी को मैंने आपको फ्राइडे को कॉल की थी जब माँ का शो चल रहा था, तो मैंने फ्राइडे को कॉल की थी। हुमायूं उस दिन सॉरी मैंने आपको बहुत सैड कर दिया, मुझे बहुत अफसोस हुआ, आपने इतना इमोशनल हो गए थे। नहीं कोई बात नहीं। आपको पता है आप सबकी कॉल मेरी अम्मी को बड़ी अच्छी लगी थी और मेरी अम्मी कहती है मैं तो सिर्फ घर बैठ के रो रही थी तुम्हारी वो शो देख के, और हमें नहीं पता था उस शो का फीडबैक इतना अच्छा आएगा कि सबको बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह। तो अल्लाह आपको सेफ दे, अगर आप हमें शो करके एंटरटेन करते रहे और इन्फॉर्मेशन देते रहे। मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहूंगी, उसके बाद मैं आपसे दोबारा बात करना चाहूंगी। मेरी अम्मी को मैंने आपको बताया था ना, मेरी अम्मी बीमार हैं, तो पिछले साल उन्हें फालिज हुआ था। पहले वो हार्ट पेशेंट है, उनकी सर्जरी हो चुकी है, तो लेकिन वो उनको जब फॉलिज का अटैक हुआ है वो ना बिल्कुल बोलना बंद हो गई थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ट्रीटमेंट चल रहा है, तो लेकिन ना वो मुकम्मल लफ्ज नहीं बोलती कम बोलती हैं। अच्छा। तोड़ के जैसे छोटे बच्चों की तरह। तो डॉक्टर ने बोला था कि साल या 1.5 साल के अंदर वो यानी कि मुकम्मल सेहतमंद हो जाएंगी, बोलने लग जाएंगी, लेकिन उनकी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही। हालांकि ट्रीटमेंट चल रहा है, मेडिसिन भी ले रहे हैं, चेकअप भी हो रहा है, लेकिन दोबारा से फिजियोथेरेपी करानी पड़ेगी। अच्छा ठीक है, हम डॉक्टर साहब आप कुछ पूछना तो नहीं चाह रहे उनसे? नहीं, उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया कि वो कह रही हैं कि मेरी वालदा जो है वो तोड़ के लफ्ज बोलती हैं, हालांकि डॉक्टर से कहा था 1 से 1.5 साल में ठीक हो जाएंगे। दोबारा से फिजियोथेरेपी करानी पड़ेगी? पहले थेरेपी करवाई जी, पहले कराइए, फिर से वही थेरेपी जी, स्पीच थेरेपी जी, पूछिए अनीला से कराइए। हेलो, कॉल ड्रॉप हो गई है। आपने बस ये याद रखना है सवाल, आपने सवाल अब याद रखना है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम।
क्या हाल है? ठीक है आप दोनों? बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मुझे पता लगा ना हुमायूं की अम्मी को आप बहुत पसंद है भाई। हाँ, मेरी अम्मी को आप बहुत पसंद है। मेरी अम्मी आपकी कॉल का इंतजार कर रही होती है, वो मुझे कहती है मुझे वो बहुत पसंद है। मैं नादिया? हाँ। नहीं नादिया नहीं, बिल्किस। हाँ आपकी कह रही, मैं नादिया जी, आप ही। आप बहुत मेरी अम्मी को बहुत अच्छी लगती हैं आप कहना अपनी अम्मी को मेरे लिए दुआ किया करें इंशाल्लाह। क्या आपको क्या लग रहा है वो ज़ियारत पे बैठी हुई है? दुआ क्या करें। और घर में सब ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी? आपको मजे की बात बताऊं, मेरी अम्मी का नाम भी नादिया है। बताएं। मेरी बता दी है, मेरी अम्मी का नाम नादिया है। अच्छा, क्यूट, ब्यूटीफुल, माशाल्लाह, सेम। हाँ बिल्कुल सेम, डिट्टो। एक आपको मेरे की बात और बताएं। मेरी बात का नाम भी नादिया, घर में रहती है मेरे पास। बाजी का नाम भी नादिया, दोनों बहनों का नाम नादिया रख दिया? भाभी का। किसका? भाभी का। भाभी का। अच्छा अच्छा, ठीक है, ये भी सही है। अच्छा, मेरी बात में सुनाए। फिर आपने कहना नादिया कहते मेरी बात में। हाँ पता है नादिया क्या कहेगी। अच्छा, मैं कह रही थी कि मेरे जो फादर है ना जी बहुत सतमिजाज है। अच्छा। उन्होंने कभी किसी से प्यार ही नहीं करना, बेटियों से ना बेटों से। ये वो सुन रहे हैं बातें आपकी? क्या ये वो सुन रहे हैं आपकी बातें? नहीं, उनको लाइव और फीड जब करेंगे ना वो दिखाऊंगी ना फीड पे। ठीक है। अच्छा, क्यों नहीं प्यार करते? वजह क्या है? आप लोग भी उनसे प्यार नहीं करते? नहीं, मैं कहती मेरी बात सुनो, मैं कह रही हूँ बच्चा ठीक ना उसके साथ बंदा प्यार करे, कि किसी को महसूस ना हो, दूसरे बच्चे बेहतर है। मेरी निस्बत ना माशाल्लाह मेरे बहन भाई ठीक है। अच्छा। मगर आज तक उन्होंने किसी से प्यार किया ही नहीं है, ना बेटों से ना बेटी से। कितने बहन भाई है हो नादिया? सकता है आप बहन भाई ऐसे हो कि प्यार करने का दिल ही ना करता। आप भी कैसे बात कर रही है? मेरा दिल ही तोड़ दिया। नहीं नादिया, इसको छोड़े इसको। मेरी बात क्या हो गया? आप खुद आप सोचे, मेरी अम्मी आपसे मोहब्बत करना शुरू होगी तो आप कितनी अच्छी होंगी। अच्छा। हाँ। माशाल्लाह, मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने मुझे बताया, बहुत ज्यादा मुझे अच्छा लगा। आंटी अस्सलाम वालेकुम, अगर आप सुन रही हैं तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा, आप मुझे याद करती हैं, आप मेरे लिए दुआ किया करें। ठीक है? ठीक है। हाँ वो कह रही है ठीक है, कह रही है ठीक है। अच्छा, अभी कोई अच्छा आपके अब्बू से हम आज, मैं कहता हूँ अंकल बात सुने, अच्छी बात होगी ना नादिया, वो तो बताएं। मैं अंकल को कहता हूँ, अंकल देखें इतने प्यारे आपके बच्चे हैं, अब तो उस उम्र में पहुंच गए कि उनके अपने बच्चे हैं, अब तो थोड़ा सी मोहब्बत दे दे। वैसे अपनी बीवी से मोहब्बत करते थे? मेरी माशाल्लाह कमाल की करती है। घुमा के करते? कमाल की करते? कमाल की मोहब्बत। कितने मोहब्बत? आपके बहन भाई कितने हैं? मेरे माशाल्लाह 4 भाई हैं, 3 शादीशुदा हैं, एक रह गया, दोनों बहनें शादीशुदा हैं। तो आप लोग 7 बहन भाई हैं। मोहब्बत तो बड़ी की है उन्होंने। ठीक है, अम्मी से तो है मोहब्बत। आप लोगों से आप लोग भी अच्छा करें ना, आप वैसे कोई जप्पी शप्पी डाला करें उन्हें। ना मेरी बात नहीं, जब आपका प्रोग्राम लगता है ना, अम्मी कहते हैं ये क्या सुबह लगा के बैठ जाती है। कौन सुबह लगा के बैठ जाती है? मैं प्रोग्राम आपका सुनती हूँ ना, देखती हूँ ना, मैं सुबह 7 बजे लगाती हूँ। अच्छा। आपका शो सुनती हूँ तो देखती हूँ। वेरी गुड। अभी कहते हैं अब तुमने 2 घंटे बाद इसके आगे बैठना, बस यही सुनना। मैं रिपीट भी देखती हूँ। बहुत अच्छा करती है, बहुत अच्छा करती है, बहुत अच्छा करती है। मैंने भी आपको बहुत ज्यादा मिस किया है। मैंने भी आपको बहुत मिस किया। हमने भी आपको बहुत ज्यादा मिस किया। सच्चे माँ बारी आज जब भी डालना अब्बू को। फॉर कॉलिंग। आप उनसे प्यार करना शुरू करें, इंशाल्लाह वो भी पिघल जाएंगे। जबरदस्ती जब भी डालने कहे छोड़ो को नहीं छोड़ूंगी। आप लोग सारे कहते तो 7 बहन भाई इकट्ठी जफ्फी डालें। ये इस टाइप के लोग आपके पास आते हैं जो आप कह रहे होते हैं हमारी जान छोड़ दें आप, लेकिन वो कह रहे होते हैं डॉक्टर साजिद खबरदार जैसी बात की मैंने आपको फेमस कर दे ना, आप कर दे। मैं हूँ आपके पीछे, कर दे आप। दिल का हाल बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल आते। अच्छा डॉक्टर साजिद, एक बड़ा इम्पोर्टेंट चीज है कि आप जब भी मैं आपके पास जाता हूँ तो आप एक सवाल था भाई कॉलर का, क्या कर रहे हो? हाँ वो वाला पहले उसका जवाब दे दे। अम्मी वाला की उन्होंने कहा है, आप पूछ रहे थे कि स्पीच थेरेपी, अगर स्पीच थेरेपी नहीं कराई तो स्पीच थेरेपी कराएं। उनको स्पीच थेरेपी शुरू करवाएं साथ। फिजियोथेरेपी तो फंक्शनल लिमिटेशंस को एड्रेस करती है ना, कि उसकी एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग्स को ना, लेकिन स्पीच को तो इतना एड्रेस नहीं करती। तो स्पीच के लिए स्पीच थेरेपिस्ट होते हैं, स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाएं, उनसे स्पीच थेरेपी करवाएं।
अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत सारे पेशेंट्स इस तरह के होते हैं जिनको अभी ऑर्थोपेडिक सर्जन की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि अवेयरनेस मेरे ख्याल से कोई 0.0005% है लोगों में, तो हम क्या करते हैं कि जैसे ही कोई मसला होता है जोड़ों का दर्द का या मसल्स का, तो हम भागे भागे जाते हैं ऑर्थोपेडिक के पास। और ऑर्थोपेडिक में भी इतना मैं उनको भी यहाँ पे एड्रेस करूँगी कि उनमें भी इतनी एहसास नहीं होता कि वो कहें कि खुदारा ये हमारा केस नहीं है, आप किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास चले जाए, हमारा केस तब होगा जब आपकी हड्डी तो टूट जाएगी। लेकिन ऑर्थोपेडिक कहते हैं कि मेरी फीस ना जाए कहीं, तो आ तुझे मैं ही ठीक कर देता हूँ, और फिर मसला और ज़्यादा ख़राब हो जाता है। कौन से लोग जो हैं उनको, जैसे हुमायूं हैं, उनको मसल पेन है, वो इतने अवेयर्ड हैं कि उन्होंने आपके पास आना है? कौन से ऐसे लोग हैं जिनको फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज की बीमारी हो तो उन्होंने आपके पास आना है, खुदारा वो भागते हुए ऑर्थोपेडिक के पास ना चले जाएं कि हमें ठीक कर दो? बिल्कुल, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। तो इसमें ये है कि आप भी कहो। अच्छा सब मैंने इसलिए आपने बीच में कह दिया था, मैंने कहा इसमें कंडीशंस जो हैं वो आप पूछ रही हैं किस, अब बैक पेन है एग्जांपल ले लेते हैं। अब बैक पेन स्टार्ट होती है सिर्फ बैक से और फिर वो पूरी लेग में पेन जाती है, ट्रांसफ़र हो जाती है। अब स्टेज 1 में तो बैक पे होता है पेशेंट, लेकिन जैसे स्टेज 2 में कंप्रेशन बढ़ती जाती है बैक में, वर्टिब्रीज में डिस्क पे कंप्रेशन आती जाती है, वैसे वैसे पेन रेडिएट करता जाता है। तो अब पेशेंट बैक पेन जब होती है तो चला जाता है डायरेक्ट आर्थोपेडिक के पास। आर्थोपेडिक उसको ऑब्वियसली उन्होंने पेन मैनेज करनी है, इससे ज़्यादा उनकी फंक्शनल चीज़ों को नहीं देखना। मसल्स भी हैं उसमें, मसल्स कुछ वीक हो जाते हैं, कुछ टाइट हो जाते हैं, कुछ पॉस्चर के रिलेटेड ही वो शुरू होगा ना बैक पेन। उसका मैकेनिज़्म क्या था, इंजरी ऑफ मैकेनिज़्म, वो नहीं एड्रेस करते क्योंकि ये फील्ड फिजियोथेरेपी की है। तो वो बता देते हैं कि आपने भी ज़्यादा देर बैठना नहीं है, तो बस ये मेडिसिन का इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। लेकिन एक्चुअल में ठीक है वो मेडिसिन दे, मेडिसिन से एक्चुअल पेन मास्क होता है, चुप जाता है कुछ दिनों के लिए, फिर दोबारा वो जो वीक मसल है वो एक्टिव तो नहीं हो सकता ना, स्ट्रॉन्ग तो नहीं हो सकता, तो वो मल्टीप्लाई होके और वीक हो जाता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। और एट रिजल्ट क्या मिलता है कि साल बाद वो पेन एग्रीवेट हो जाता है, रेडिएट कर जाता है। इसीलिए स्टार्ट में ही पेशेंट को मेडिसिन अगर जाएं, ठीक है मैं ये नहीं कहता ना जाएं, ऑर्थोपेडिक के पास भी जाएं, कंसल्टेशन लें, हाँ कंसल्टेशन लें, तो उसके बाद वो ये है कि फिजियो के पास भी ज़रूर है, डायरेक्ट भी आए। लेकिन डॉक्टर साहब क्या ऑर्थोपेडिक सर्जन का या ऑर्थोपेडिक डॉक्टर का ये नहीं बनता कि वो कहें कि ये हमारा केस नहीं है, आप पहले उनके पास जाएं, अगर वो आपको हमारे पास रेफर करें तो फिर आप हमारे पास बनता है। मैं आपको एक बात बताऊं, फाइनल ईयर की एक बुक है जेपी की, ऑर्थोपेडिक की ना, तो वो मैंने उसको बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो उसमें वो सारे ऑर्थोपेडिक सर्जन भी पढ़ते हैं जेपी की, तो उसके हर एक कंडीशन के आगे फिजियोथेरेपी लिखी हुई है। मतलब आप ये देखें कि मैंने मैक्सिमम कंडीशन 98% कंडीशन के साथ फिजियोथेरेपी है, जो कि मिस कर देते हैं कहना। अब कोई भी पेशेंट है वो मेडिसिन दे रहे हैं, आप साथ फिजियोथेरेपी रिकमेंड कर देंगे तो वो लाजमी आपका पेशेंट ठीक होगा। ठीक है, उनका भी ठीक होगा, हमारा भी ठीक होगा। साजिद अब आपसे मैंने सवाल पूछना है, जो सब कॉन्टिनेंट में पेन सबसे ज़्यादा रजिस्टर की गई है वो बैक पेन होती है, आपको कमर के दर्द सबसे ज़्यादा होता है, उसके वेरियस रीजंस भी आ सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप ज़रा पर्टिकुलरली, क्योंकि जो आम रूटीन की लाइफ है, एक तो हमारे पॉस्चर्स गलत होते हैं, हम लोग यूँ बैठते हैं, ठीक है, हम अब कंप्यूटर के आगे यूँ बैठे हैं, ठीक है, नॉट जस्ट दैट, हमारे तकिए बड़े डिफरेंट होते हैं, हम सही तरह सोते भी नहीं है, हम शायद एक साइड पे सोते हैं, वजन डाल देते हैं, ये हो सकता है हमारा बेड बिल्कुल ठीक नहीं है, हमारा गद्दा बिल्कुल ठीक नहीं है। आप बताएं कि ये जो बैक की जो प्रॉब्लम होती है ये किस किस चीज़ से अवॉइड की जा सकती है? पॉस्चर से, बेड से, तकिए से, कौन कौन सी चीज़ें जिसको अवॉइड करें ताकि वो बढ़े ही ना, और खुदा ना खास्ता अगर हो जाती है तो इंस्टेंट रिलीफ घर में बैठे क्या ऐसी चीज़ें कर सकते हैं कि बैक पेन खत्म हो जाए? आप कहें डॉक्टर साजिद, मैंने कहा आपके पास आना। आप भी बोलें। नाइस आल्सो। तो अब इसमें ये है कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इसमें ट्रैवलिंग भी एक फैक्टर है, पेन ट्रैवलिंग से भी, डिफरेंट पेशेंट डिफरेंट फैक्टर्स लेके आते हैं। जब भी हम हिस्ट्री लेते हैं पेशेंट से पूछते हैं कि आप मतलब क्या क्या साथ आपकी एक्टिविटीज़ क्या है ना, तो वो कहता है मेरी 12 आवर्स कंप्यूटर एक्टिविटी है, कोई कहता है मेरी जो है ना वो 6 आवर ट्रैवलिंग है, मैं डेली लाहौर जाता हूँ या पेशावर जाता हूँ वापस आता हूँ। तो फिर कुछ पेशेंट्स होते हैं वो कहते हैं सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, बस सारा दिन लेटे रहते हैं काउच पे, हाँ बेड रिडन होते हैं, कुछ पेशेंट बेड रिडन होते हैं, कुछ मतलब डिफरेंट कंडीशंस के रीजंस के साथ आते हैं। तो उस रीज़न को जो है वो एग्रीवेट कर रही होती है उसको एड्रेस करना चाहिए। उसको अगर वो हम एड्रेस कर लेते हैं तो कम से कम 60% पेन तो बिस्तर से होता है, बिस्तर से, तकिए से आपकी कोई पेन देखिए कोई भी कंडीशन डेवलप होते हुए टाइम लेती है। जब वो कंडीशन बन, अब एक
पेन है, जैसे आप बार बार तकिए का कह रहे हैं, पिलो का, तो पिलो में ये होता है कि कुछ पिलो छोटा लेते हैं, कुछ बड़ा लेते हैं। अब पिलो विद द पैसेज ऑफ टाइम, ये एक दिन में नहीं होगा बल्कि सालों लग जाएंगे उस मसल को शॉर्ट होने में। ठीक है। फॉर एग्जांपल एक टिल्ट करके पेशेंट लेटता है, डेली लेटता है, तो ये मसल शॉर्ट होता जाएगा क्योंकि शॉर्ट पोजीशन में रख रहा है। अब वो शॉर्ट पोजीशन में रखता जाएगा तो कुछ जो उसका अपोजिट मसल होगा वो वीक होता जाएगा, तो एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगी। तो तकिया आपने बताना है कौन सा रखना है, आपने वापस आके हम कॉल लेते हैं, आपने बताना है कौन सा। हाँ, मैं आपको उसका गाइड करूँगा। अस्सलाम वालेकुम फिजा। वालेकुम सलाम, क्या हाल है फिजा जी? आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? जी मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने डॉक्टर साहब से बात करनी थी कि मैं उसकी आरए की पेशेंट हूँ, एथराइटिस की। अच्छा। तो मैं अपना इलाज करवा रही हूँ यहाँ से, हमीद लतीफ में बैठते हैं डॉक्टर यासिर। रूमेटॉइड आर्थराइटिस है आपको फिजा? जी जी बिल्कुल। अच्छा, ठीक है। तो मुझे मैक्सिमम 3 साल हो गए हैं, ये मेरी बेटी की पैदाइश के बाद हुआ था। अच्छा, ठीक है। तो मैं चाह रही थी कि मुझे उन्होंने ना 3 साल के बाद मेरे मतलब मुकम्मल मैं ठीक हो गई थी, लेकिन दोबारा ये बीमारी आई है। उन्होंने कहा कि आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाए। मुझे स्टिफनेस बहुत ज़्यादा फील होती है मैक्सिमम, जो है ना खास तौर पे सुबह के टाइम पे, और फिर हाथों में और पाँव में इस तरह की फील होती है, ना तो सही से चल पाती हूँ, फिर हाथों में। और मैं गई हूँ फिजियोथेरेपिस्ट के पास, तो उन्होंने कहा कि आप पैराफिन थेरेपी करवाएं। पैराफिन थेरेपी से भी जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा। ठीक है। डॉक्टर साहब आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? हाँ, एज कितनी है इनकी? फिजा आपकी एज कितनी है? मैक्सिमम 28 जी। मैक्सिमम और मिनिमम कितनी होगी? मिनिमम भी इतनी है। मिनिमम और मैक्सिमम यही चल रहा है, 28 ही चल रहा है। ठीक है, मैं इसका आंसर देता हूं। चलिए ठीक है फिजा, थैंक यू सो मच। ठीक है, आपने इसका जवाब देना, आपने तकिए का इसका। अब अगला और एक और कॉलर भी है हमारे साथ, कौन है? मिसेस अमजद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसी है मिसेस अमजद? जी अल्लाह को शुक्र, आपके लिए दुआएं। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं डॉक्टर साहब से कहना चाहूँगी कि पिछले सर्दियों में जी मुझे पट्ठों का मसला बना था, पट्ठों में खिंचाव। अच्छा। अचानक मेरे लेफ्ट साइड पे थरथराहट शुरू हो गई थी मुंह के ना। अच्छा। मुंह पे थरथराहट शुरू, जी मुंह पे ना। अच्छा। फिर थोड़ी देर गुजरने के बाद वो मुंह थोड़ा सा लटक गया, मतलब जैसे जिसको लकवा कहते हैं, लकवा नहीं था। अच्छा। लेकिन वो ऐसा था जैसे पट्टों का खिंचाव बन जाता है। अच्छा। मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर समझे कि मुझे कोई साइकोलॉजी मसला है, ये नहीं पता। मेरी बहुत से टेस्ट हुए, सीटी स्कैन हुआ, दूसरे सब हुए, लेकिन कोई मसला दरपेश नहीं आया। लेकिन अब भी ये है कि मुझे ज़्यादा मैं घर का काम करूँ, पट्टे खिंच जाते हैं, और सर्दी ऐसे होती है जैसे अंदर से कपकपाहट हो रही है। और ये ज़्यादातर सर्दियों में होता है, मुझे लगता है, आपको है ना? जी सर, अब भी आपको मेरी आवाज़ लग रहा होगा कि अब सर्दी है आज, और मुझे अंदर से फील होता है कि सर्दी है। Do you want to ask something, sir? मैं इसका आंसर ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको सेहत दे मिसेस अमजद, जल्दी से आप सेहतयाब हो जाए। जी, दोनों का आपने सवाल देना, पहले फिजा का दे दें। पहले मिस फिजा का मैं दे देता हूँ। उसमें उन्होंने जो क्वेश्चन रूमेटॉइड आर्थराइटिस का पूछा था, तो वो सुबह अर्ली उठते फ़ौरन काम शुरू ना किया करें। ठीक है, ऑब्वियसली ये एक सिस्टेमिक डिसऑर्डर है। ठीक है, इसमें बॉडी में चेंजेस आ चुकी होती हैं, डिफॉर्मिटीज़ भी बन रही होती हैं। तो आप जब अर्ली उठते हैं, एक इसकी डायग्नोस्टिक समझे पॉइंट है कि इसमें 1 आवर तक स्टिफनेस होगी जॉइंट्स में ना। तो उन्हें चाहिए कि वो जब भी सुबह उठें तो 1 आवर तक वो माइल्ड सी मूवमेंट करें, ज़्यादा स्वेयर ना करें, नहीं तो एनर्जी, एक्चुअली इसमें एनर्जी को कंजर्व करना होता है जॉइंट के अंदर, तो एनर्जी बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर देती हैं, तो जिसकी वजह से उनको सारा दिन ही पेन रहता है। इसीलिए वो एनर्जी को कंजर्व करें, जॉइंट एनर्जी को कंजर्व करें, बहुत ज़्यादा एक्टिविटी ना करें, क्योंकि इसमें ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा एक्टिविटी या बहुत ज़्यादा वॉक या जॉगिंग करने से वो ठीक हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं, बल्कि इसमें एनर्जी कंजर्व करनी पड़ेगी। कुछ जहाँ पे बहुत ज़्यादा इनको पेन होता है वहाँ पे असिस्टिव डिवाइसेस यूज़ करें। ठीक है, अब अगले का जवाब दे दें ताकि हम फिर ब्रेक लें, जल्दी से जवाब बता दें। अगला क्वेश्चन ये था कि उनको फेशियल वीकनेस होती है, तो ये बिल्कुल सर्दियों में बहुत कॉमन होती है। अच्छा, एक नर्व होती है, यहाँ से वो इमर्ज होती है और पूरी फेस में फैलती है, 5 उसकी ब्रांचेज होती हैं। ठीक है, तो बड़ी सुपरफिशियल होती है, फेशियल नर्व इसको कहते हैं। तो ये यहाँ पे जो इनके मसल्स होंगे ना, अभी मुझे आइडिया नहीं, मैंने उनको असेस नहीं किया, बट जो मसल्स होते हैं वो बाज़ का
टाइट हो जाते हैं, नहीं टाइट हो जाए, खिंच जाते हैं, तो नस नीचे होती है, सुपरफिशियल होती है, तो वो भी साथ खिंच जाती है, तो वो पूरी एकदम खींच लेती है। तो ये इसको हम दो इनको चाहिए कि ये उसको गर्म रखें, ऊपर कोई चीज पहन के रखें सर्दियों में, और दूसरा फेशियल एक्सरसाइजेस करें। टोपी पहन लें या वो पहन लें जो कानों पे आते हैं, उसको थोड़ा आगे करके पहन लें। स्कार्फ होते हैं वो ऐसे लपेट के रख लें ना, वो करें। और दूसरा ये है कि ये फेशियल एक्सरसाइजेस करें ताकि उसके अपोजिट मसल्स को स्ट्रॉन्ग करें, ठीक है। जिसको लेंथन करना है उसको लेंथन, कहीं कहीं एंगल डिफरेंस आएंगे, ये चेक करवाएं जरूर, इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह ये ठीक हो सकती है। हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे आप लोगों के मजीद सवालों को शामिल करेंगे, कहीं मिल जाएगा हमारे साथ। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और से मुझे कहते हैं हुमायूं से अब्बासी, मेरे साथ हलीमा जुल्फिकार। डॉक्टर साजिद को थोड़े परेशान लग रहे हैं मुझे, आप मुझे देख के। आप तो आदत होगी आपको मेरी इस तरह की। अच्छा डॉक्टर साजिद, एक बात मैं आप सबको बताऊं कि व्हेन इट कम्स टू डॉक्टर साजिद, ही इज़ वन पेशेंट जो सब फिजियोथेरेपिस्ट को करना चाहिए। आपको ये सुकून से टाइम देते हैं, ही इज़ नेवर इन हलबड़ी। वो आपको इतना काम और इतना सोफिस्टिकेटेड बात करते हैं, आप कहते हैं ठीक हो, ये तो कुछ है ही नहीं मसला, जितना बड़ा भी मसला हो। मैं ना यहाँ पे जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, बहुत छोटी सी बात करके डॉक्टर साहब की तरफ जाएंगे, क्योंकि आप लोगों की कॉल्स बहुत ज़्यादा हैं। जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाएं ना, ये नोटिस करें कि वो आपको कितना टाइम दे रहा है। अगर वो आपको टाइम नहीं दे रहा तो चेंज योर डॉक्टर इमीडिएटली। ये उठा रहे थे, एक बुजुर्ग को उठा रहे थे और मेरे सामने थे, कहते चार होने के, कहते आप थक तो नहीं गए, थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं। आई लव दैट। कश्यप राणा जी हमारे साथ कॉल पे। अस्सलाम वालेकुम कश्यप। कश्यप जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? तुम्हारे? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, और बहुत अच्छे लग रहे हैं काले जोड़े में आज। बहुत शुक्रिया। साडी फरमाइश थे, साडी फरमाइश। सुनाए क्या हाल चाल, कैसे टिप टॉप है, मजे में? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह मजे में हूँ, और शादी पे जा रही हूँ। 1-2 दिन मैंने फिर एब्सेंट रहना है, पहले मैं अपनी लीव दे दूं। ये क्यों? फजर की शादी हो रही है इस टाइम? कौन सी शादी होती है? आउट ऑफ सिटी जाना है ना, कल जाना है। तो शादी से कॉल कीजिएगा, हमें जरा गिफ्ते कीजिए किसने क्या पहना है और किसने क्या नहीं। गिफ्ते नहीं मतलब गॉसिप सुनाइए। करूंगी, सारे लोगों को बिठा के जितने इनवाइटेड होंगे ना शादी में, शो दिखाऊंगी आपका। हाँ, और साथ में आपने में कॉल करनी है, बताना है किसने अच्छा जोड़ा पहना और किसने अच्छा जोड़ा नहीं पहना। ठीक हो गया, डन हो गया, डन हो गया। जी मेरा सवाल भी है, जल्दी से पूछें, जल्दी से पूछें। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब आपको सलाम किया। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब मैं सवाल डरते डरते पूछ रही हूँ हुमायूं से। उन्होंने कहा ना कोई ऐसी बीमारी है नहीं जो कश्यप को ना हो, तो मैं ये पूछना चाह रही थी पट्टों के खिंचाव का जो कोई मुश्किल इलाज है, क्योंकि जब तक मेडिसिन हम खाते रहे तो फर्क रहता है, जब मेडिसिन छोड़ते हैं साथ ही फिर वो पेन दोबारा स्टार्ट। ठीक है, अभी पूछते हैं। थैंक यू सो मच। सानिया जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम सानिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, बहुत देर से ट्राई कर रही हूँ, आपकी लाइन बहुत बिजी है। बहुत शुक्रिया सानिया, ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जल्दी से सवाल पूछ लें ताकि दूसरे लोगों को भी कॉल करने का मौका मिले। जी बिल्कुल। वो बस टॉपिक के हवाले से तो बात नहीं करूंगी, आज डॉक्टर साहब से बात करूंगी। जी जरूर। तो ऐसा है कि ये चलते चलते अमूमन ऐसा होता है हमारे साथ कि पैर मुड़ जाता है, हमारा पैर जुड़ जाता है, मुड़ जाता है, मुड़ जाता है जी। तो वो कोई इतना स्वेलिंग भी नहीं है मेरे ना, 2 हफ्ते से मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो लेकिन ये है कि कभी कभी ऐसे होता है कि चलते में ना जो हड्डी है ना पैर की टखने के करीब, उसमें पेन होने लग जाता है। अच्छा, कोई सवाल पूछना है? शूज आप कौन से पहन रही हैं, मतलब चेंज किया आपने शूज फिर भी ये मुड़ता है? नहीं, शूज चेंज किया, वो एक दफा मुड़ गया है ना, तो उसके बाद वो दर्द जो है ना वो रह रहा है मुसलसल 2 हफ्ते से। ठीक है, तो कब ये मुड़ा आपका? 2 हफ्ते तकरीबन हो ठीक है, मैं आपको बता। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। मिसेस बासित है हमारे साथ। डॉक्टर साहब आपने सवाल याद रखने का कसम है आपको। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मैं मिसेस बासित। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप?
मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ, आप लोग बताइए सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जबरदस्त टॉपिक लेके बैठे हैं, बहुत बहुत जबरदस्त टॉपिक लेके बैठे हैं, तो खड़ा हो जाता हूँ। बात करनी है। जी जरूर करें डॉक्टर साहब से बात। हाँ, क्योंकि बहुत सारे वो सवाल लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छे सवाल कर रहे हैं, इतने अच्छे आंसर्स दे रहे हैं माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, जो मेरे साथ इशू था वो मुझे तकरीबन 3-3.5 साल के बाद पता चला। इस इशू में जो है मुझे जो है बेसिकली सबसे पहले जब मेरी ये मुझे पेन होता था, मुझे पता नहीं चल रहा था और मेरा किसी ने MIR भी नहीं सजेस्ट किया था, लेकिन 3 साल के बाद MIR, ब्रेन, एंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी सारे टेस्ट करवाने के बाद कि नहीं आप एंजाइटी पेशेंट में थे, स्टिल मुझे बहुत प्रेशर रहता था। अच्छा, इसमें मुझे हल्का सा भी जब मुझे पेन होता था, मुझे पता नहीं था कि मेरे पीछे जो है वो लुम्बर स्पाइन का जब मेरा MRI हुआ तो उसमें डिस्क का भी थोड़ा सा शायद इशू आया है और साथ में मेरी सर्वाइकल भी। अब मुझे जब BP इशू होता है, हल्का फुल्का BP भी होता है, तो मुझे इतनी घबराहट होती है, जबकि डॉक्टर्स कहते हैं कि ये BP आपका नहीं है, तो मुझे BP की दवा दी। अब मुझे बताइए, मेरी थेरेपी स्टार्ट हुई है, तो ये मुझे कितना टाइम थेरेपी करना चाहिए? वो थेरेपी में स्ट्रेच कर रहे होते हैं बॉडी को और अभी पूछते एक्सरसाइज कराई। अभी पूछते ठीक है जी, थैंक यू सो मच। आप तीनों के जवाब जल्दी से दें। कश्यप राना के सवाल से शुरू करते हैं। ठीक है, पहला ये था कि मसल का खिंचाव, मसल का खिंचाव के लिए ज़रूरी है कि जल्दी से जवाब दें, बहुत सारे कॉलर्स को। बस इसलिए उन्हें वॉक करनी चाहिए। ठीक है, डेली वॉक करें, ठीक है, कुछ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज करें, तो इससे उनका मसल बैलेंस होना शुरू हो जाएंगे, तो अपोजिट मसल नहीं खींचेंगे। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन मुझे भूल गया, तीसरा जो पाँव मुड़ते हैं, बार-बार पाँव मुड़ जाते हैं, वो फिर उनको एक ट्विस्ट आया हुआ है, मतलब एंकल स्प्रेन आया हुआ है, तो उनको चाहिए कि वो कंसल्ट करें फिजियोथेरेपी को, देखते हैं कि उसमें क्या इशू हुआ है। वो जो चीजें प्लास्टर वगैरह होता है कि वो जो पहनने के लिए मिल जाता है मेडिकल स्टोर से, वो अगर वो पहन लें, हो सकता है वो किसी बैड एंगल में पहन लें, तो उसकी वजह से वो एग्रीवेट कर जाए, तो मैं उसको रिकमेंड फिजियो को दिखा दें, ताकि वो एक दफ़ा असेस कर लें कि किस ग्रेड का टेयर हुआ है उस लिगामेंट के अंदर, तो फिर जो है ना उसके बाद वो हील हो जाए। ये मिसेस बासित ने जो लास्ट क्वेश्चन क्या था, वो कह रही थी कि मैं फिजियोथेरेपी जारी रखूं अपनी कि नहीं, कि वो एंजाइटी, वो उनको डॉक्टर्स कहते हैं कि एंजाइटी है, तो जिसकी वजह से उनको पेन बढ़ता है ना, तो लंबर पेन में अगर उनका पेन बढ़ता है तो बिल्कुल उनको चाहिए कि उसकी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करें। ठीक है, और मैं करती रहूं, अभी भी करती रहूं? हाँ, बिल्कुल करें स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। उन्होंने टाइम पीरियड पूछा, फॉर हाउ लॉन्ग? जल्दी से 3 मंथ। 3 मंथ्स का। अस्सलाम वालेकुम सारा जी, क्या हालचाल? जी सारा जी, क्या पूछना चाह रही है सारा जी? मैं ये पूछना चाह रही थी कि शोल्डर पेन नहीं होता जी, वो मतलब रहता है मुझे, और अक्सर ऐसा होता है कि जैसे फील होता है कि जैसे मसल पुल होते हैं, ठीक है, और स्वेलिंग भी हो जाती है वापस। अच्छा, जैसे शोल्डर है तो वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है। राइट और लेफ्ट? दोनों पे। ठीक है। तो किसी खास काम से हुआ है आपको? कोई वजन उठाने से हुआ है? कोई आपने वेट उठाया है, किसी खास काम की वजह से दर्द हुआ है, या बस ऐसे एग्रीवेट हुआ है? नहीं, मेरे अक्सर जब मैं थोड़ा ज्यादा काम कर दूं ना तो हो जाता है। जैसे एज कितनी? आपकी उम्र कितनी है? क्या है सारा आपकी उम्र? मेरी 25। ठीक है, थैंक यू सो मच। डेफिनेटली इसमें मसल इनके वीक होंगे। ठीक है, कुछ जिसकी वजह से ज़्यादा काम करती हैं तो स्ट्रेस आता है, और जॉइंट कैप्सूल में भी कोई स्ट्रेस पड़ता हो, तो इन्हें चाहिए कि वो मसल को स्ट्रेंथन करवाएं। हो सकता है रोटेटर कफ मसल जो होते हैं पीछे वाले वो वीक हो। अगर घर में रह के वो कोई एक्सरसाइज करना चाहें कि मसल स्ट्रेंथन हो जाए, क्योंकि अभी एज वगैरह तो उनकी इतनी नहीं है कि किसी की हेल्प की जरूरत पड़े, तो कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए? मतलब वो एक्सरसाइज कर सकती हैं, शोल्डर श्रगिंग करें। ठीक है, जो ऐसे स्ट्रेट करके आप शोल्डर को से पिक करते हैं, ऐसे बिल्कुल इस तरह करें। तो मेरा भी शोल्डर का मसला है, नहीं आपको और है, अब मेरा ठीक है, आपका और है मसला, ठीक है, मेरा कोई और मसला है। और तो इसके अलावा जो है ना वो प्रोन लाइंग पोजीशन में उल्टा लेट के हाथ को पीछे ले जाके एक्सरसाइज करें। ठीक है, पीछे, हाँ बिल्कुल पीछे लेके जाएं। ठीक है, बस ये 2 एक्सरसाइज करती रहें, इसी से दोनों। रहमत जी हमारे साथ, रहमाना है हमारे साथ। रहमाना, अस्सलाम वालेकुम। रहमाना जी, वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। एक तो पहले आप दोनों को बहुत ही मुबारक
कि आप लोग कितना अच्छा प्रोग्राम करते हो। बाकी मैं सब देखती हूँ, मगर स्पेशली अब जब से आपको देखती हूँ कोई नहीं देखती। खबरदार कोई और चैनल आपने लगाया, मैं आप पे एक बंदा इम्तियाज बंदा बिठा दो, इनके पास बंदा बिठा दो, देखो कोई और चैनल न लगे इस घर में। कोई भी नहीं, अकेली घर में बच्चे गए हैं कॉलेज वगैरह। वो मसला ये है कि वो शादी, वो तलाक, वो नांद, वो भाभी, तो मुझे इसलिए आपका प्रोग्राम अच्छा लगा। थैंक यू जी। मैंने फोन किया है डॉक्टर साहब के लिए जी। आज सुबह थोड़ा सी मेरे साथ मसला हो गया है जी, मैं डॉक्टर साहब को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब मैं सुबह बाथरूम में गई हूँ, मोटर का पाइप था, वो मोटर भर गई थी, मैंने टैंकी भर के उसको उठाया, मैंने पाइप को जैसे मैं नीचे झुकी हूँ उसके बाद मैं से ऊपर उठा नहीं गया। इतनी पेन कमर में, इतनी पेन के मैं आपको, और सबसे बड़ी जो ज्यादती मैं फिर फजर की नमाज नहीं पढ़ सकी हूँ, इतनी मुझे पेन। कुछ पूछना डॉक्टर साहब? क्या हुआ? कुछ पूछना जल्दी से। तो अभी आप स्ट्रेट बैठ सकती हैं या अभी भी वैसे ही है कंडीशन आपकी? हाँ, बैठी हूँ मैं, ठीक हूँ, मगर मैं से उठा नहीं जा रहा है, खड़ा। रहमाना, एज क्या आपकी, उम्र क्या है? 50। ठीक है। पूरे 50 है, ये कोई ऊपर नीचे है, कोई कमी गुंजाइश? नहीं, अभी अप्रैल में होंगी 50 की, अभी होनी है, मतलब है कोई कमी। ठीक है डॉक्टर साजिद, जल्दी से बहुत शुक्रिया माना जी, और तारीफ करिए। ठीक है, उनको चाहिए कि वो भी रेस्ट करें 3 डेज के लिए। ठीक है, 3 डेज कोई एक्टिविटी ना करें, कोई वजन ना उठाएं, लिफ्ट ना करें और आइसिंग करें कमर पे। इतनी सर्दी में? हाँ, ये जरूरी है। आइस थेरेपी, वो जो आइस पैक होता है वो कर सकते हैं, रख सकते हैं। आइस पैक रख लें, हाँ, आइस पैक रख लें। उससे ये होगा कि पहले 3 दिन करें, फिर उसके बाद वार्म थेरेपी शुरू करें। सजिद, अल्टरनेट हो सकता है कि आइस की जगह आप वार्म वाली कोई चीज रख लें? नहीं, फर्क नहीं। स्टार्ट में जब भी एक्यूट इंजरी होती है तो आपको चाहिए कि वो आप आइस से। कितने दिन रखनी है? 3 डेज। 3 डेज रखें, और उसके बाद जो है वो कंडीशन पे डिपेंड करता है। अगर तो बेहतर होती जाती है तो फिर वार्म थेरेपी स्टार्ट करें। ठीक है, फिर कंसल्ट भी करना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साजिद। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर कमिंग। आपके लिए बहुत सारी कॉल्स आ रही हैं लेकिन वक्त बहुत कम, लेकिन यहाँ पर क्योंकि मैं अपना फायदा भी देखना चाहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा शोल्डर ठीक हो गया इंशाल्लाह, तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, पर आपका बहुत बहुत शुक्रिया जिस तरह आप मुझे डील करते हैं, द वे यू आर वन ऑफ द वंडरफुल डॉक्टर्स आई हैव बीन विद। बहुत बहुत शुक्रिया सवालों के जवाब देने के लिए। आपको दोबारा इंशाल्लाह जरूर बुलाएंगे, लेकिन आपसे इंशाल्लाह कल मैं और हलीमा जरूर मुलाकात करेंगे, क्योंकि हमारा तो गुजारा नहीं है आपके बगैर, और अब आपका भी नहीं है, हमें पता है। इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमारी टीम और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।